टुडे वी विल स्टार्ट जीएस क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम द 2022। ठीक है, इसमें हम मैट भी देखेंगे कि कौन सा मैट अप्लाई किया जा सकता था और जो नॉलेज होना चाहिए, अगर पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज था वो भी, और अगर नहीं था तो उसके बारे में क्या क्या पता होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर उससे उसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है तो वो हमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, क्योंकि मैं सबको रीड करके उस पर हाईलाइट पहले से कर दी रहूँगी, सिर्फ हम याद करने वाला काम करेंगे इससे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को एकदम आराम से और ध्यान से पढ़ना। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये यहाँ पर फाइनेंसिंग की बात कर रहा है और क्रेडिट, और दोनों ही चीज़ें रैपिड वाली हो रही है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के बारे में बात हो रही है, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक। रैपिड देखते ही वर्ल्ड बैंक तो कट जाएगा, क्योंकि ये रैपिड फाइनेंसिंग वाला काम नहीं करता है ना। और फैसिलिटी, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूएनईपी, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो ये इनका फोकस एकदम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोग्राम पे होता है, और ये इन्वायरमेंट टाइप का तो लग नहीं रहा है। ये रैपिड फाइनेंसिंग अगर होता तो फिर इनमें इन्वायरमेंट वाला कुछ ना कुछ होता है, ग्रीन फंड ऐसे, ग्रीन फाइनेंसिंग ऐसे कुछ, तो ये तो नहीं है। इन दोनों तो हट गए, अब इन दोनों बचे हुए। अब इनमें भी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो उनका मेन फोकस एशिया पे होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही है जो हो सकता है। और यूपीएससी का अब एक ना लिस्ट बनाते रहना कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी की सही होता है। ठीक है, हर बार देखना यूएनईपी हमेशा ही कट जाता है, वो कभी आंसर होता ही नहीं है, और यूपीएससी हर बार ऑप्शन में वो डालता ही डालता है। ठीक है, तो ऐसे जब पता चल जाएगा कि यूपीएससी की थीम क्या है ना, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा कुछ हद तक का। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही है जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ पर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। ये 2022 का, ओके। तो इसमें देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है वो क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन भी प्रोवाइड कराता है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट भी। ठीक है, तो ये तो याद रखने हैं कि आईएमएफ रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड कराता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन भी, एंड स्टैंड बाई अरेंजमेंट जिसको एसबीए बोलते हैं, और इसको पीएलएल है ना। तो ये याद रख लेना। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बना दिया कि आईएमएफ कौन कौन सा टाइप का क्रेडिट प्रोवाइड करता है। एक तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, पीएलएल एंड एसबीए। ठीक है, फिर और क्या चीज़ें हैं कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है आईएमएफ है, इट इज़ डिज़ाइन टू ऑफर रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर्स, अपने मेंबर्स को रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है टू द मेंबर कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो जो बीओपी क्राइसिस होता है, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, तो फिर अर्जेंट ही देना पड़ेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, वरना वर्ल्ड बैंक तो बहुत सारे कंडीशन के साथ देता है ना, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर आईएमएफ और क्या करता है, टू ऑल द आईएमएफ मेंबर कंट्रीज़ को ही देगा, ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी मेंबर कंट्रीज है उन्हीं को ही देगा ना लोन, ऐसे तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। फिर सिंगल डिसबर्समेंट के साथ दे देता है विद रीपेमेंट टर्म्स ऑफ 1/4 to 5 ईयर्स, तो इतना टाइम पीरियड में उनको रीपेमेंट करना होता है जो भी उन्होंने लोन लिया है, क्रेडिट लिया है। द इंटरेस्ट रेट इज सिमिलर टू द अदर आईएमएफ फैसिलिटीज़ की तरह ही होता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन की तरह। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन की तरह ही जो इंटरेस्ट रेट होगा। ये तो हमने देख ही लिया कि प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कंट्रीज़ को विद दी साउंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बट मॉडरेट वल्नरेबिलिटीज़। तो ये उन कंट्रीज़ को हेल्प करती है आईएमएफ इसके अंदर प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन के अंदर, जो कंट्रीज़ है जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मतलब इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, और बट थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि बीओपी क्राइसिस हो गई तो वल्नरेबल है ना, कि पता नहीं वो पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बट उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो करने का चांसेस तो है। साउंड, फिर स्टैंड बाई अरेंजमेंट ऑफर करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि खड़े खड़े ही आईएमएफ पूरा लोन का पैसा वापस ले लेगा। ठीक है,
हाँ, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस है फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा उनको हेल्प करने के लिए शॉर्ट टर्म में, ठीक है। फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये लो इनकम कंट्रीज़ को देती है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, बहुत जल्दी से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली लो इनकम कंट्रीज़ को देगी। तो लो इनकम कंट्रीज़ को देगी तो क्या करेगी, कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी अंडर द पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट की फीचर्स में क्या क्या है, वेर द फुल फ्लेजेड इकोनॉमिक प्रोग्राम इज़ नीदर नेसेसरी नॉर फीजिबल, जहाँ पे एकदम पूरा का पूरा इकोनॉमिक प्रोग्राम लेके आना ज़रूरी भी नहीं है और फीजिबल भी नहीं है। एंड विंडोज़ 3 विंडोज़ होते हैं जहाँ पर से RCF रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है IMF। एक तो रेगुलर विंडो होता है जहाँ पे BOP नीड्स कॉज्ड बाई दी डोमेस्टिक इनस्टेबिलिटी और फ्रेजिलिटी। फिर दूसरा एक्सोजेनस शॉक विंडो, कि अचानक शॉक लगा तो सडन एक्सटर्नल शॉक हुआ, इसके कारण BOP क्राइसिस हो गया। देन थर्ड लार्ज नेचुरल डिजास्टर विंडो, तो फॉर डिजास्टर्स कॉजिंग डैमेज इक्विवेलेंट टू और एक्सीडिंग 20% ऑफ द GDP थी। तो या फिर ऐसा हो जाएगा कि जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पर इतना बड़ा डिजास्टर आ गया कि उनकी जो GDP है 20% या उससे ज़्यादा उतना को डैमेज पहुँचा है, तो भी उनको जल्दी से फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ IMF के थ्रू वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। और नो एक्सपोज्ड कंडीशनलिटी, मतलब कि एक बार आपने लोन ले लिया फिर जो कंडीशन था उसको आप चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा। अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग दी क्राइसिस के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट विद द कंसेशनल टर्म्स टेलर्ड फॉर दी लो इनकम कंट्रीज़ के लिए 0% इंटरेस्ट का कंसेशनल टर्म्स के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो बाकी ऑप्शन है वो क्यों गलत है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आसियान डेवलपमेंट बैंक है, वो प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट फाइनेंसिंग बट डज नॉट हैव इंस्ट्रूमेंट लाइक दी RFI RCF। तो ये डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग करता है, नाम में इसके डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट वाला करता है, लेकिन ये रैपिड वाला काम नहीं करता। फॉर अर्जेंट BOP नीड्स के लिए ये नहीं करता, और IMF तो है ही आंसर। एंड ये जो UNEP है वो इन्वायरमेंटल फाइनेंस करता है ना, BOP क्राइसिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं। एंड वर्ल्ड बैंक है वो स्पेशलाइज्ड है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग के लिए, लंबे समय वाला लोन देता है। ये रैपिड वाला काम नहीं करता, शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाला डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग रादर देन दी रैपिड BOP स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लाइक दी RFI RCF। तो ये याद रख लेना क्रक्स यहाँ पर कि जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग करता है और IMF है वो रैपिड BOP क्राइसिस में करता है, ठीक है। तो इससे जब हम फंसेंगे वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि उस पर भी UPSC बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसको कब एलिमिनेट करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, इन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीड इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। बोल रहा है कि अगर जो नीड है वो इंक्रीज़ होता है तो रुपी है वो अप्रिसिएट हो रही है, ओके। एंड इंक्रीज इन दी रीर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंडिकेट करता है इम्प्रूवमेंट इन दी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव हो रहा है, ओके। एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to the inflation in other countries is likely to cause and increasing divergence between need and read। हो रहा है कि अगर एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन इन द अदर कंट्रीज, तो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर जो डोमेस्टिक कंट्री है, मान लेते हैं हमारा इंडिया है, ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ये लाइकली है, इट इज़ लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर के बीच का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बोल रहा है, ठीक है, वो भी लाइकली है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना डाइल्यूटेड स्टेटमेंट है तो ये सही ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बहुत ही इतना ही डाइवर्ज हो जाएगा, तो लाइकली टू बोल रहा है, ठीक है। डाइवर्ज, अब कितना डाइवर्ज होगा नहीं बताया कुछ अमाउंट, तो थर्ड तो सही है ही, है ना। अब बाकी दो ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे नीर की बात हो रही है, यहाँ पे रीर की बात हो रही है। जब भी हम लोग कुछ भी ऐसे नॉमिनल पढ़ते हैं और उसका रियल पढ़ते हैं, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है, बस इन्फ्लेशन को हटा के रहता है तो वो रियल हो जाता है ना। मतलब कि दोनों एक तरीके से ही काम करते होंगे, इतना तो पता है अपने को, है ना। जैसे नॉमिनल GDP, रियल GDP, ये इन्हीं दोनों को ही देख लो, तो दोनों में ही क्या होता है, सेम चीज़ की बात करता है, बस रियल GDP में हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तो एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू हमको मिल जाती है। तो इस केस में अगर हम ये देखें कि अगर नीड इंक्रीज़ हो रहा है तो रुपी अप्रिसिएट हो रही है, और अगर रुपी अप्रिसिएट होगी तो इसका मतलब क्या होगी, रुपी अप्रिसिएट होगी तो रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। और चलो ये भी नहीं तो चलो, रुपी अगर अप्रिसिएट होती है तो हमको ये तो पता है कि जो एक्सपोर्ट है वो सफ़र करता है ना। रुपी अप्रिसिएट होना का मतलब क्या कि पहले
$1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ थी, 100 तो नहीं, ओके 60 रुपीज़ थी, चलो 80 रुपीज़ थी, ओके $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ था, तो अब वो अप्रिसिएट होके क्या हो गया है, $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़, है ना। और रुपी अप्रिसिएट कब होती है, जब इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइस है वो बढ़ गया है ना, डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गया, तो जो फॉरेन में बैठा है उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा उसी चीज़ के लिए। जैसे वो 100 रुपीज़ का कुछ था सामान, उसके लिए वो $1 पहले पे कर रहा था, क्योंकि रुपी अप्रिसिएट हो गई, मतलब कि इन्फ्लेशन है तभी तो रुपी अप्रिसिएट हो गई है, तो इन्फ्लेशन है तो 200 रुपीज़ हो गई है, तो फिर अब उसको $2 देना पड़ रहा है, तो एक्सपोर्ट तो सफ़र कर रहा है ना, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो है ना। अभी हमको ये नहीं पता कि नीर के कारण ये होता है या नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये होगा, है ना। और रीड में क्या बोल रहा है कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है बोल रहा है ना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, यहाँ पर सफ़र कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो ये तो उल्टा हो रहा है। बट दोनों नीर एंड रीड तो सेम टाइप के कॉन्सेप्ट होने चाहिए ना, तो ये तो समझ आ गया कि इन दोनों में से दोनों सही नहीं है, कोई एक गलत होगा, है ना। बट अब इसके बाद तो नॉलेज ही लगाना पड़ेगा कि अब 1 सही होगा या सेकंड सही होगा, तो बट इतना तक तो आप आ सकते हो कि या तो 1 एंड 3 या तो 2 एंड 3, इन्हीं दोनों में से मार्क करके आना, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो 50% चांसेस है कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एनालिसिस वाला देख लेते हैं। तो क्या होगा, नीर अगर डिक्रीज़ होता है तो रुपी भी डेप्रिसिएट होता है, तो इसको ऐसे याद रख लेना कि नीर मतलब कि पानी, पानी अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो रुपी भी डेप्रिसिएट हो जाएगी, है ना। तो पानी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, वो अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो रुपी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, डेप्रिसिएट होगी, ठीक है। और जब भी रुपी डेप्रिसिएट होती है तो हमको पता है कि गुड होता है ये एक्सपोर्ट के लिए, रुपी डेप्रिसिएट हो रही है तो। और अगर देखो यहाँ पर रीर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो दैट विल बी गुड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होगा। और अगर नीर इंक्रीज़ होगा तो रुपी अप्रिसिएट होगी, और रीर इंक्रीज़ होगा तो रुपी ओवर वैल्यूड हो जाएगी। ओवर वैल्यूड होना मतलब कि क्या, उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है ना। एक्सपोर्ट है वो कॉस्टली हो जाएगा, इम्पोर्ट है वो चीपर होगा, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट तो सफ़र कर रहा है ना। तो वही है कि अगर रीर इंक्रीज़ होगा तो एक्सपोर्ट सफ़र करेगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या अच्छा है कि नीर है अगर वो डिक्रीज़ हुई तो रुपी भी डिप्रिसिएट, तो नीर जैसे जैसे होगा रुपी वैसे वैसा अप्रिसिएट डिप्रिसिएट होगा। अगर ये डिक्रीज़ हुआ तो ये डिप्रिसिएट होगा। और रीर के केस में क्या है कि रीर अगर डिप्रिसिएट होगा ना तो ये अच्छा है एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट होगा वो अच्छा होगा, तो इसके लिए अपोजिट वाला साइन लगाना, ठीक है। तो नीर वाले में सेम वाला साइन, लेकिन इधर रुपी और इधर नीर। और सिर्फ मैंने इधर ही पूरा कचरा कर दिया क्या, ये मेरा मेन वाला नोट्स है, इसको मिटाती हूँ मैं, इसको भी मिटा दिया, ये वाला पेन यूज़ करूँगी। हाँ, तो अगर नीर है वो इंक्रीज़ होगा तो रुपी भी क्या होगी, अप्रिसिएट होगी। और अगर रीर है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हुआ, तो फिर एक्सपोर्ट होगा वो गुड होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट गुड। तो फिर बस इसी को उल्टा कर देना, अगर रीर इंक्रीज़ हुआ तो एक्सपोर्ट होगा वो बैड होगा, मतलब कि कॉस्टली हो जाएगा एक्सपोर्ट। और अगर नीर डिप्रिसिएट हुआ तो रुपी भी डिप्रिसिएट हो जाएगी, ठीक है। इतना ही याद रखना है, और इसमें तो और कुछ ज़रूरत नहीं है। नीर और रीर के बारे में एक बार देख लेते हैं कि नीर होता क्या है, रीर होता क्या है। रीर जो होगा, रीर से पहले ऊपर में नीर होगा, तो नीर है वो होता क्या है, ये रुपी की वैल्यू होती है अगेंस्ट बास्केट ऑफ दी फॉरेन करेंसीज वेटेड बाय द ट्रेड इंपॉर्टेंस। तो ट्रेड के इंपॉर्टेंस के बेसिस पे जो रुपी की वैल्यू बाकी बास्केट ऑफ करेंसी में कितनी है उसको हम देखते हैं, तो वेटेड वाला होता है ये बेसिकली। और ये तो देख लिया हमने कि नीर है वो इंक्रीज़ होगी तो रुपी अप्रिसिएट होता है, ठीक। फिर रीर होता है वो एडजस्टेड होता है नीर फॉर इन्फ्लेशन, यही मैं बता रही थी कि जो भी रियल वाली वैल्यू होती है वो हमेशा एडजस्टेड होती है फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। और अगर रीर डिक्रीज़ होगा तो वो अच्छा होगा, मेकिंग दी, अच्छा यहाँ पर वो इंक्रीज़ वाला लिया हुआ है, तो रीर अगर इंक्रीज़ हो रहा है और हायर रीर एम्प्लाइज दैट दी रुपी इज़ ओवर वैल्यूड इन रियल टर्म्स, तो एक्सपोर्ट होगा वो कॉस्टली हो जाएगा। तो हमारे लिए मतलब एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छा है कि रीर है वो कम ही हो, ठीक है। फिर यहाँ पर तो वही है कि हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस कर देता है रुपी का परचेसिंग पावर रिलेटिव टू दी अदर करेंसी।
फिर अगला क्वेश्चन में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं हम अपने को। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, तो यहाँ पर लाइकली टू करके देख के सही गलत ऐसा नहीं करना। यहाँ पर हमको पता है ना कि क्या होने से क्या होता है, तो हम वो लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा नॉलेज है वहाँ पे हम सिर्फ नॉलेज ही लगाएंगे। पॉलिटी इकोनॉमी में तो नॉलेज ही बेसिकली हमको लगाना है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब कि क्या, रुपी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा तो पैसा और दे देगा, तो मार्केट में तो और बढ़ जाएगी रुपी, तो फिर ये तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। कहाँ फॉट किया, तो उसको तो सेल करना चाहिए था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता तो रुपी सक कर लेता। तो दिस इज़ रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग करते ही आंसर आ गया। ठीक है, बट अब जो यूपीएससी ऑप्शन देता है उसमें ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि चलो कैसे होना चाहिए था। बट एग्जाम हॉल में सीधा पता चल गया ना कि 1 गलत है और आंसर आ रहा है, तो बस क्या करना, एक बार रीड कर लेना बाकी 2 स्टेटमेंट को और आगे बढ़ जाना। ठीक है, इफ़ अ रुपी इज़ रैपिडली डिप्रिसिएटिंग आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अगर रुपी डिप्रिसिएट हो रही है मतलब कि मार्केट में रुपी क्या है, कम है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो क्या करेगा आरबीआई, मतलब कम होगा वो चीज़, उसकी तो वैल्यू ज़्यादा होगी ना। तो फिर रुपी डिप्रिसिएट हो रही है, इसका मतलब कि क्या, रुपी भर भर के है मार्केट में, तभी तो उसकी वैल्यू कम है, डिप्रिसिएट हो रही है ना। तो अगर रुपी रैपिडली डिप्रिसिएट हो रही है मतलब बहुत सारा रुपी है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं कर, कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है वो उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, जो हमेशा स्कैर्सिटी होती है जिस चीज़ की, उसी की लोग वैल्यू करते हैं। सेम अप्लाइज विद द रुपी ऑल्सो। तो इफ़ द रुपी इज़ रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, बहुत डिप्रिसिएट हो रहा है मतलब रुपी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई है वो सेल करेगा डॉलर। हाँ, तो सेल कर देगा, फिर डॉलर है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो डॉलर डिप्रिसिएट हो जाएगा और रुपी अप्रिसिएट हो जाएगी, क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यस, दिस इज करेक्ट। फिर इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल देयर इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अगर इंटरेस्ट रेट है यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में वो फॉल हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है मतलब कि क्या, वहाँ पे लोन सस्ता पड़ रहा है कि आप डॉलर को ले लो तो आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो दैट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। हाँ, तो आरबीआई को भी तो डॉलर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो भी क्या करेगा, लोन ले लेगा डॉलर का, क्योंकि अब उसमें इंटरेस्ट रेट कम है तो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो येस, आरबीआई विल डू दिस, ताकि फ्यूचर में जब कभी डॉलर का ज़रूरत पड़े तो आरबीआई ये वाला काम, मार्केट मैनेजमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कर सके, है ना। तो सेकेंड थर्ड विल बी करेक्ट। अब इसमें हम एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझा दिया है, वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा होगा जिस क्वेश्चन में उसमें मैं बता दूंगी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन पढ़ने का अलग अलग अप्रोच रहता है। मैं जो फॉलो करती हूँ, क्या करती हूँ, पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ती हूँ, फिर करेक्ट या इनकरेक्ट पहले ही हाईलाइट कर देती हूँ। इससे ये होता है कि जो आंसर है वहाँ तक आप करेक्ट ढूंढना है या इनकरेक्ट ढूंढना है पहले से ही माइंड में सेट रहता है, उसके बाद स्टेटमेंट को मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। G20 का कोई कॉमन फ्रेमवर्क है, उसके रेफरेंस में हमको बताना है, कंसिडर करना है इन सारे स्टेटमेंट्स को। पहला बोल रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 के द्वारा इंडोर्स किया गया है, इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब के साथ मिलके। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, और यहाँ पे एक और है। अब बट G20 तो होगा ही ना, क्वेश्चन ही G20 के बारे में है, तो G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है, तो इसके बारे में तो डाउट नहीं कर सकते। ठीक है, वो रहा कि इनिशिएटिव है इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, डाउट होना चाहिए तो इसमें होना चाहिए। ठीक है, अभी वी आर नॉट श्योर। अब सेकेंड वाला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इट इज़ इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद द अनसस्टेनेबल डेप्ट। लो इनकम कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए है जिनका अनसस्टेनेबल डेप्ट है। हाँ, ये हो सकता है ना, क्योंकि लो इनकम कंट्री से उन्हीं को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर यूपीएससी को गलत करना होता तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसा लिखा होता, हाई इनकम कंट्रीज़, तो तब गलत होता। बट लो इनकम कंट्रीज़ के लिए इनिशिएटिव है, हाँ सही होना चाहिए, तो सेकेंड तो सही है। अब पहला देखते हैं,
पहले पे वापस फोकस करते हैं कि यूपीएससी अब तक कैसे गलत कराता था ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत ही फेमिलियर अगर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि G20 के अलावा और कौन कौन से हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी हो गया, और भी कुछ कुछ जो बहुत न्यूज़ में रहते हैं, उनसे यूपीएससी गलत कराता है। पेरिस क्लब के बारे में हम यूजुअली कभी नहीं सुनते हैं, तो ये वाले ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में वी डू नॉट यूजुअली हर्ड ऑफ, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे गलत नहीं करना है, ठीक है। ऊपर से इंडोर्स्ड बाई बोला है, ठीक है, इंडोर्स करता है, इनिशिएटिव है G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब के साथ इंडोर्स करता है, बस। तो ये वाला मैट ध्यान में रखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखते ही काटना नहीं है, ठीक है। कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन गलत होते हैं उनमें हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन, और ये देखो सामने में इंडोर्स्ड बाय लिखा है। इसका जब मैंने हिंदी में जो क्वेश्चन पेपर था उसमें लिखा हुआ था समर्थित पहल है, तो समर्थित मतलब कि समर्थ दे रहा है अपना, जैसे दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बस ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक्सट्रीम वर्ड भी नहीं है ये, तो हम ऐसे देखते ही नहीं काटेंगे, ठीक है। अब इनमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं पढ़ने का, देख लेते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट है। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड डेप्ट ट्रीटमेंट्स फॉर दी लो इनकम कंट्रीज़ को डेप्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी फेसिंग इंसॉल्वेंसी और द लिक्विडिटी इशूज़ ड्यू टू दी अनसस्टेनेबल डेप्ट लेवल्स अगर है तो उनको क्या करेगी, डेप्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी G20 कॉमन फ्रेमवर्क। बस इतना ही काम का, और कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्योंकि ये यूपीएससी का थीम नहीं है ये, क्योंकि उस टाइम पे करंट पे था होगा या फिर उससे पहले थोड़ा न्यूज़ में था होगा, इसलिए ये यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। तो जब ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है ना, तो यूपीएससी ऐसे ही सिमिलर टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ठीक है। वो जब हम 24 का करेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये 2022 का ये इंडेक्स वाला से रिलेटेड था करके, उसी कॉन्सेप्ट से बन जाता बेसिकली, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड मतलब इन्फ्लेशन है उसके अगेंस्ट इंडेक्सेशन है, ऐसा वाला बॉन्ड है, ओके। इनमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। हाँ, तो इस तरीके से गवर्नमेंट है वो अपना बोरिंग है, मतलब कैन रिड्यूस द कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट अपना कम कर सकती है इस तरीके से बोरो करके, हाँ कर सकती है। कुछ ऐसा बोला नहीं कि एकदम एक्सट्रीम तो नहीं है ना कि नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, ओनली गवर्नमेंट ही कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट ही अपना बोरिंग रिड्यूस कर पाएगी। तो सिंपल स्टेटमेंट है, सही होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन। ये तो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी जो है उससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर को, तो ये तो सही होना ही चाहिए, है ना। तो सेकेंड तो नो डाउट करेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। फिर देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन द IIB आर नॉट टैक्सेबल। ये टैक्सेबल ही नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं, इवन कैपिटल गेन जो होगा इस पर भी नहीं। बल्कि हमको ये तो पता है ना कि कैपिटल गेन्स टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रखता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो इस पर क्यों नहीं लगाएगी भाई। इसको तो हमको प्रमोट भी नहीं करना है, ये ऐसा भी नहीं है कि वल्नरेबल सेक्शन का है तो उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग नहीं लगाएंगे टैक्स, ऐसा भी नहीं है। तो थर्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। और ऐसे वाला सेम पैटर्न हम 2-3 क्वेश्चन में देखेंगे कि दिस इज़ नॉट टैक्सेबल। क्यों भाई, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा कहाँ से, बोरो कर करके थोड़ी गवर्नमेंट चलाएगी अपना, है ना। तो थर्ड डेफिनेटली गलत होगा। तो ये तीनों कट गया, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं एक्स्ट्रा। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स हम देख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ आर इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड में जो आपका जो प्रिंसिपल है वो भी इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होता है, और जो आप इंटरेस्ट पे करते हो मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता है, ठीक है। तो allowing the government to offer low nominal coupon rates compared to the conventional bonds। तो क्योंकि आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हो तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम दोगे ना, क्यों ज़्यादा दोगे, तो कम इंटरेस्ट पे ही आपको लोन मिल जाएगा। इंडेक्स्ड बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू दी इन्फ्लेशन। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड टैक्सेबल अंडर द इंडियाज इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये एक्ट याद रखना, IT एक्ट 1961।
ठीक है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, टैक्स किया जा सकता है, मार्जिनल रेट होगा। और जो कैपिटल गेंस होते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं। यही मैं बता रही थी कि शॉर्ट टर्म गेंस, लॉन्ग टर्म गेंस। शॉर्ट टर्म गेंस हम कब बोलते हैं, जब 12 महीने से कम का अगर आप उस कैपिटल उसको होल्ड करके रखें फिर बेच रहे हो, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म आपको गेन हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लगाती है, तो 20% कर दिया गया है शॉर्ट टर्म गेंस पे। और लॉन्ग टर्म मतलब कि 12 महीने से ज़्यादा टाइम तक आप कैपिटल को होल्ड करके रखें उसके बाद बेचें, तो इसमें गवर्नमेंट थोड़ा कम करती है। तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है तो 12.5, और इंडेक्सेशन है तो 20%, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सेशन है वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, बट अगर विथ इंडेक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है तो इधर नहीं। 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब विदाउट, अगर इंडेक्सेशन नहीं है तो आपको सिर्फ 12.5% पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इंडेक्सेशन है तो आपको इधर फ़ायदा भी रहता है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगी। ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ये पता होना चाहिए कि कैपिटल गेंस हो रहा है तो उस पर टैक्स लगता है। और 2 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म गेंस, लॉन्ग टर्म गेंस, उन दोनों पे टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म वाले पे थोड़ा कम लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू दी फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमको फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स, तो जब भी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन देता है जो फॉरेन ओन्ड है तो ये ध्यान रखना कि उस पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहता है डोमेस्टिक वाले पे के कंपैरिजन में। फॉरेन वाले पे, फॉरेन एंटिटीज़ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही है प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक मार्केट्स को, ठीक है। ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो जो भी रिस्ट्रिक्टिव मेजर होगा फॉरेन के लिए वो सही होगा, और अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होगा वो गलत होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोला, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज द मार्केट प्लेस। अपना भी गुड्स सेल कर सकते हैं, तो क्या होगा फिर डोमेस्टिक मार्केट का, वो तो पूरी रूइन ही हो जाएगी इंडिया की, है ना। जो इंडिया के आर्टिजन्स हैं उनको इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं दे सकते ना, मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस, अपना प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस की तरफ प्रोवाइड भी करेंगे, अपना गुड्स भी सेल करेंगे, तो नहीं, ये तो गवर्नमेंट नहीं करने देगी, ठीक है। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड, हाँ तो ये तो सही होना चाहिए, ठीक है। ये हम एग्ज़ाम हॉल में कर कहेंगे, बट यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है नीदर 1 नॉट 2। अब उसके अकॉर्डिंग, यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये जो डिग्री है टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड, नहीं वो लिमिटेड नहीं है ऐसा बोल रही है। बट चलो इस लॉजिक से एक ही क्वेश्चन गलत होगा, 2 नंबर यूपीएससी को डोनेट करके आ जाना, ठीक है। बट क्योंकि हम अपना लॉजिक चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसी लॉजिक पे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, एक्सेप्शनल केसेस में 1-2 तो गलत होगा ही, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से है। हम एग्जाम हॉल में यही लगा कहेंगे कि जो फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स है तो उनका जो ऑपरेशन है वो लिमिटेड होगा, दे कैन ओन जो बिग सेलर्स, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड, तो यस ये करेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। और हमने जब उसको सर्च भी किया था, मतलब इसमें जब रिसर्च किया था उस पर भी यही था कि हाँ बिग सेलर्स है उनका थोड़ा लिमिटेशन रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया था कि फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स एंटिटी कैन नॉट ओन मोर देन 25% इक्विटी इन एनी सेलर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, बट यूपीएससी ने इसके बावजूद बोला आंसर नीदर 1 नॉट 2 दिया, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम एग्जाम हॉल में तो उसको सही मान के चलेंगे, क्योंकि वो कहीं पर भी कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं था, और फॉरेन है उनके लिए नेगेटिव था, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव था, तो वो करेक्ट ही होना चाहिए था, ठीक है। फिर और भी है कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है, मार्केट मॉडल क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। नो सिंगल सेलर कैन अकाउंट फॉर मोर देन 25% ऑफ द प्लेटफॉर्म्स टोटल सेल्स, तो कोई प्लेटफॉर्म है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वहाँ पे कोई एक सिंगल सेलर है वो 25% से ज़्यादा प्लेटफॉर्म का सेल है वो ओन नहीं कर सकता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म कैन नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री और प्राइसिंग ऑफ द सेलर्स इन विच दे होल्ड इक्विटी, प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते कंट्रोल और इन्वेंट्री और प्राइसिंग ऑफ सेलर की जो प्राइसिंग है जहाँ पर उनकी इक्विटी है। फिर 100% एफडीआई अलाउड है मार्केट प्लेस
मॉडल में, बट एफडीआई इज़ प्रोहिबिटेड इन द इन्वेंट्री मॉडल। तो मार्केट प्लेस मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, ये क्या क्या होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। इससे पहले इंडियाज एफडीआई पॉलिसी प्रोहिबिट करता है फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनी फ्रॉम ऑपरेटिंग अंडर द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल वेयर दे ओन एंड सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है, जिसका प्लेटफॉर्म है उसके पास खुद की इन्वेंट्री है अपनी गुड्स की, जो वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। और दूसरा होता है मार्केट बेस्ड मॉडल, जहाँ पे वो सिर्फ मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, एज अ थर्ड पार्टी सिर्फ मार्केट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सेलर्स कोई दूसरे होंगे, बायर्स कोई दूसरे होंगे, तो गुड्स इस सेलर का होगा और जो बायर्स होंगे वो इनसे खरीदेंगे। ठीक है, ये मार्केट प्लेस की तरह बस मार्केट प्रोवाइड कर रहा है और बाकी बायर एंड सेलर खुद आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेन एंटिटीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, वेयर दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन द बायर एंड द थर्ड पार्टी सेलर्स, दे कैन नॉट होल्ड इन्वेंट्री और सेल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है वो अपना कुछ गुड्स या अपना कोई ब्रांड को नहीं सेल कर रहा है, वो सिर्फ मार्केट प्रोवाइड कर रहा है खुद से। यहाँ पे सेलर है वो अपना गुड्स बेच रहे हैं, बायर्स है वो खरीद रहे हैं। बट यहाँ पर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में अपनी खुद की इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, जो कि अनसोल्ड गुड्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो अनसोल्ड गुड्स को लाएगा यहाँ पे बेचने के लिए अपने गुड्स, अपने ब्रांड्स को, और यहाँ पे बायर खरीदेंगे। तो ये होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, ये होता है मार्केट बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों था। फिर एफडीआई कहाँ पे अलाउड होगा, जाहिर सी बात है जो मार्केट प्लेस मॉडल है वहाँ पे 100% अलाउड होगा। बट जहाँ पे वो अपने खुद की गुड्स बेच रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है, वहाँ पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है। ठीक है, फिर फॉरेन ओन्ड प्लेटफॉर्म है कैन नॉट ओन गुड्स एंड सेल गुड्स और सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जो फॉरेन ओन्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, जो फॉरेन है वो ओन कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को, तो वो डायरेक्टली अपना गुड्स को सेल नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर को, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। फिर ई कॉमर्स एंटिटीज़ है कैन नॉट हैव इक्विटी शेयर इन दी सेलर्स के से वो इक्विटी शेयर 25% से ज़्यादा ई कॉमर्स एंटिटीज़ नहीं परचेस कर सकती। प्लेटफॉर्म मस्ट इंश्योर नो सिंगल सेलर डोमिनेट्स सेल्स 25% कैप। तो ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर भी रहे हैं, जो मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर भी रहे हैं, उनको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि कोई एक सिंगल सेलर है वही 25% सेल्स तो नहीं कर रहा है, तो ये मोनोपोली हो जाएगी। और क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है उनको क्या होगा, बैड किया गया है कि वो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते सेलर के साथ। जैसे जिसने प्लेटफॉर्म बनाया फ्लिपकार्ट ने, वो किसी एक सेलर के पास जाके वो ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कि तुम्हारा ही प्रोडक्ट हम बेचेंगे ऐसा कुछ, या फिर इन्फ्लुएंस प्राइसेस तुम्हारा कम कर देंगे, यहाँ पर डिस्काउंट तुम ज़्यादा देना हमारे प्लेटफॉर्म पे तो फिर तुम्हारा सामान ज़्यादा बिकेगा। ऐसे एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस है वो फेयर हो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल सेक्टर क्या है इकोनॉमी का, तो रियल सेक्टर बोल रहा है मतलब कि इसके अलावा भी कुछ होता होगा जो रियल नहीं होता होगा। रियल हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, जो चीज़ विजिबल हो ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, फार्मर है वो क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड बोल रहा है टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, रॉ कॉटन को फैब्रिक में बदला जा रहा है। फिर थर्ड, अ कमर्शियल बैंक लीडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे कुछ इधर कुछ फिजिकल चीज़ों की बात हो रही है, इधर ये फाइनेंशियल चीज़ की बात हो रही है, बैंक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लेंड कर रहे हो मनी टू दी ट्रेडिंग कंपनी। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। तो ये दोनों फाइनेंशियल वाले हैं और ये दोनों कुछ मतलब कि प्राइमरी वाला समझ आ रहा है ना, ये प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है। तो या तो आंसर 1 2 साथ में होने चाहिए या 3 4 साथ में होने चाहिए, क्योंकि दोनों सिमिलर कोहेरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, चारों साथ में नहीं हो सकते क्योंकि ये चारों का नेचर अलग है ना। ऑप्शंस अलग अलग टाइप के हैं, इन दोनों का नेचर सेम है, इन दोनों का सेम है, तो चारों तो नहीं होंगे। पहले तो इसको काटो। अब दूसरा चीज़ क्या हमको समझ आ रही है कि 1 2 साथ में होंगे या तो 3 4 साथ में होंगे। ठीक है, तो 3 4 यहाँ साथ में तो है, लेकिन 2 और 1 भी है, तो ये भी नहीं हो सकते, तो सिर्फ 1 और 2 ही होंगे। और क्या 1 और 2 सोचने पे हमको लग रहा है क्या कि ये रियल है, तो हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, हाँ तो क्रॉप तो रियल है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, हाँ दिख रहा है हमको कोई इकोनॉमी में कुछ काम हो रहा है, रियल है ना। तो हाँ ये तो सही लग रहा है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग भी अपना सही बैठ रहा है ना। तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन में भी कुछ है नहीं खास, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं।
रियल सेक्टर जो होता है वो देख लेते हैं कि रियल सेक्टर किसको बोलते हैं। जो भी टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको रियल सेक्टर बोलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। तो ये हमको टेंजिबल चीज़ें ना, हमको दिख रही है ये चीज़ें। मनी वाला है, ये इसको लेंडिंग कर दिया, इसका बॉन्ड हो गया, तो दिखता नहीं है ना वो चीज़, तो रियल सेक्टर में वो नहीं आता। ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, वो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में आता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बस दो डिफरेंस पता होना, मतलब एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि रियल सेक्टर क्या होता है एंड फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है। ठीक है, बैंक वगैरह, लैंडिंग, बॉन्ड्स, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर की बात चल रही है। रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब की बात चलती है। तो यहाँ पर कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे फार्मर्स लिंक्ड टू द प्रोड्यूसिंग टेंजिबल गुड्स। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंस। तो जो रियल सेक्टर होता है वो प्रोड्यूस करता है टेंजिबल गुड्स, जैसे क्रॉप, टेक्सटाइल, और इंक्लूड करता है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में थ्रू दी फिजिकल आउटपुट से। वहीं पे जो फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं वो डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे लोन हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारे क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। इंक्लूड करता है बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो इंक्लूड करता है क्या, बैंकिंग इनमें इंक्लूडेड होता है, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, ये सब। फिर सपोर्ट करता है रियल सेक्टर को, बट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, खुद से ये गुड्स सर्विस प्रोड्यूस नहीं करता फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, अगली क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन द मीडिया रिसेंटली विद द रेफरेंस टू द इंडिया। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है, which one of the following situation best reflects indirect transfer often talked about in the media recently with reference to India। इंडिया के रेफरेंस में बात की जाती है, बोल रहा है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का। तो एक एक वर्ड को ध्यान देना कि इनडायरेक्ट है और ट्रांसफ़र है। अब हम वर्ड्स ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ के आए होगे और सही हो जाएगा, है ना। इसमें आपको लॉजिक ही लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर पहली बात हो रही है एन इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी, एंड इंडियन कंपनी, अ फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी को पहले साथ में देखेंगे, इनको साथ में देखेंगे। ठीक है, या तो आंसर इन दोनों में से होगा या तो इन दोनों में से होगा। ठीक है, पेयरिंग पहले कर लिया, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या सही होना चाहिए। इंडियन कंपनी वाले को पहले देख लेते हैं। एंड इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइजेस। तो ये एक इंडियन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है एंड पे कर रही है टैक्सेस टू दी फॉरेन कंट्री ऑन दी प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको कर रही है। तो ये तो डायरेक्टली हो रहा है, कहाँ कुछ इनडायरेक्ट हुआ, तो दिस इज रॉन्ग। इनडायरेक्ट चाहिए ना अपने को, इनडायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं हुआ, सब डायरेक्ट ही हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी है कोई अच्छा, इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना था, इसको पढ़ लेते हैं। इंडियन कंपनी परचेसिंग टेंजिबल एसेट्स। इंडियन कंपनी है कोई टेंजिबल एसेट परचेस करी इन अ फॉरेन कंट्री में एंड सेल कर रही है सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज हो गए एंड ट्रांसफ़र कर रही है प्रोसीड्स टू इंडिया। तो यहाँ पर भी हर चीज़ डायरेक्ट ही हो रही है। पहले इधर बेचे, फिर इधर परचेस करने के बाद मतलब ट्रांसफ़र कर दिए प्रोसीड्स है उसको इंडिया में। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत। अब फॉरेन कंपनी वाला देखते हैं। अब फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, कोई फॉरेन कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री, और टैक्स भी पे कर रही है कंट्री को ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये भी डायरेक्ट है, ये भी गया। अब फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स इट्स शेयर्स, फॉरेन कंपनी अपना शेयर्स ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, और सच शेयर्स डेराइव देयर। अभी अच्छा, शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर रही है और ये जो शेयर है इसकी वैल्यू कहाँ से डेराइव हो रही है, देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। इस शेयर की वैल्यू कहाँ से डेराइव हो रही है, इंडिया से सब्सटेंशियल वैल्यू। तो ये हो रहा है भाई इनडायरेक्ट, क्योंकि फॉरेन है वो किसी को शेयर ट्रांसफ़र करिए, बट इस शेयर की वैल्यू है वो इंडिया से डेराइव हो रही है। इन शेयर्स डेराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स जो कि इंडिया में लोकेटेड है। तो ये हो रहा है इनडायरेक्ट। तो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस वर्डिंग्स पे ध्यान देना, लिटरल मीनिंग उनका क्या होता है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम कुछ खास पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने लॉजिक से किया है और ये चीज़ें क्या होती है और वापस रिपीट नहीं होने वाली है। बस ये देख लेना कि जो इनकम होता है फ्रॉम सच ट्रांसफ़र वो टैक्स होगा इंडिया में अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू दी एक्सपेंडिचर मेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर मेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी और अ कंपनी, अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है
कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी, तो क्या सही होगा? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है। यस, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यस, एसेट इंक्रीज हो रहा है ना, तो एसेट इंक्रीज होना मतलब कि क्या, एक्वायर करें नई टेक्नोलॉजी तो एसेट इंक्रीज होगी, तो यस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका जो डेप्ट है उसको आप फाइनेंस कर रहे हो, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या होता है, या तो एसेट इंक्रीज होगा या तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे अगर आप डेप्ट को फाइनेंस कर रहे हो, ठीक है, तो डेप्ट को फाइनेंस करने के लिए आप तो लोन लोगे ना, तो लोन लोगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कैपिटल रिसिप्ट होना चाहिए, तो दिस इज़ रॉन्ग, है ना। और यहाँ पे वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने कंपनी का शेयर बेच दोगे। अब अगर आप अपनी कंपनी का शेयर बेच रहे हो, इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे हो, तो आपका जो एसेट है वो तो डिक्रीज हो गया, तो ये इधर नहीं, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। और रेवेन्यू का तो पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, दोनों ही कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग मतलब कि ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग था, ये भी गलत था, तो वन ओनली विल बी द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में भी वही ही दिया हुआ है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है। और हमने देखा कि जो डेप्ट फाइनेंसिंग है क्रिएट्स लाइबिलिटी, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट। ओके, कहाँ पर दिया हुआ है कि कैपिटल, हाँ देखो, इक्विटी फाइनेंसिंग है वो क्या है, एज इधर डज नॉट क्वालिफाई एज अ, ना तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बल्कि वो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं और कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने वही बताया कि जब क्या करता है, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करता है, मतलब एसेट इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी कम होगी, तो न्यू टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटलाइज्ड स्प्रेड ओवर एसेट्स यूजफुल लाइफ। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, यूटिलिटीज़, इंटरेस्ट ऑन द डेप्ट एक्सपेंस्ड इमीडिएटली इन द इनकम स्टेटमेंट, ये सब हो गया। तो देखो यहाँ पर ये बताया भी हुआ है कि डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग है वो रेज करता है कैपिटल, ना कि एक्सपेंडिचर नहीं, तो ये दोनों के दोनों कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शेयर ऑफ अ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरिंग्स। बोल रहे कि जो हाउस होल्ड सेविंग है उनका कुछ शेयर है वो गवर्नमेंट की बोरिंग में जाता है। हाँ देखो, अगर कोई हाउस होल्ड है वो सेव कर रहे हैं तो पैसे बैंक में रखेंगे, और बैंक है उस पैसे को क्या करेगी, इंश्योरेंस में डालेगी, पेंशन वगैरह इन सब में डालेगी, PFRDA ये सब में डालेगी, है ना। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग में भी तो गया ना, गवर्नमेंट उधर से बोरो कर ली, तो यस जाता है, क्योंकि इसको डिनाई करना ज़्यादा मुश्किल है ना, कि नहीं कुछ भी जाता नहीं है। जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है उसका कुछ भी नहीं जाता गवर्नमेंट बोरिंग में, ये तो उसका उल्टा है, वो और गलत हो गया, तो जाहिर सी बात ये सही होगा। तो इसलिए क्या करना, अगर नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ सही होनी चाहिए गलत होनी चाहिए, तो उसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना, फिर देखना कि वो सही है गलत है, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर लेना कि ये सही है या गलत होना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट द मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेप्ट। जो डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है, इशूड एट द मार्केट रिलेटेड रेट पे, जो मार्केट रिलेटेड रेट पे इशू की जाने वाली जो डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज पार्ट फॉर्म करती है हमारे इंटरनल डेप्ट का। हाँ, तो इंटरनल डेप्ट वैसे भी हमको पता है कि इंडिया में जो ज़्यादा क्या होता है, इंटरनल डेप्ट होता है, एक्सटर्नल डेप्ट कम होता है, और इंटरनल डेप्ट में भी लार्ज पार्ट हमारा डेटेड सिक्योरिटी है बोल रहा है, तो ठीक है, सही होना चाहिए, कुछ भी गलत तो नहीं लग रहा, क्योंकि डेटेड सिक्योरिटी है वो लंबे समय के बाद पे करते हैं ना, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो हाँ, ये तो बता दिया कि पेंशन फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है। डेटेड सिक्योरिटीज़ होती क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज़ इंटरनल डेप्ट इंक्लूड्स मार्केटेबल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट में क्या क्या कौन कौन से डेप्ट होते हैं, इंक्लूड्स मार्केटेबल डेप्ट, डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये सब होती है इंटरनल डेप्ट का सोर्स। नॉन मार्केटेबल वाला क्या क्या होता है, स्मॉल सेविंग्स हो गए, प्रोविडेंट फंड, ये मार्केट से नहीं वेरी कर रहे हैं, ठीक है। डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं विद द फिक्स्ड वेरिएबल रेट्स।
तो डेटेड सिक्योरिटी का मतलब ये क्या है कि उसमें डेट लगा होगा कि इतने टाइम बाद आएंगे और मतलब पे करना होगा करके। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होंगे विद द फिक्स्ड या फिर वेरिएबल रेट के साथ, इशूड बाय द ऑक्शंस एट द मार्केट डिटरमाइंड रेट पे इशू किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है। फिर मार्केटेबल डेप्ट प्राइमरली डेटेड सिक्योरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड 76.9% ऑफ द इंटरनल डेप्ट मेकिंग द लार्जेस्ट कंपोनेंट। तो ये बात भी ध्यान रखना कि यस, जो मार्केटेबल डेप्ट है, मार्केटेबल डेप्ट में भी जो प्राइमरली डेटेड सिक्योरिटीज़ है वही कॉन्स्टिट्यूट कर जाता है 76% इंटरनल डेप्ट का। फिर डेप्ट डिनोमिनेटेड इन रुपीज़ प्राइमरली कंप्राइजिंग डेटेड सिक्योरिटीज़ कंप्राइज करती है। डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट टू फाइनेंस द डेफिसिट्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेड ओवर टाइम। तो डेटेड सिक्योरिटी 5 to 40 ईयर्स तक का रहता है, तो ये याद रख लेना। फिर सेविंग इंटरेस्ट इन्वेस्टेड इन बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाती है, जो भी हाउस होल्ड सेविंग्स रहती है वो उनका अमाउंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वॉज पास्ड। ठीक है, अगर मैंने क्या बताया था, कोई भी नेम देखते ही, कमिटी का नेम देखते ही काटना नहीं है। ठीक है, अभी हम इस पर सोचेंगे, हम डाउटफुल रखेंगे, देखेंगे कि सही है या गलत हो सकता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, ये तो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो कंटेम्प्ट अपने अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, तो ये तो है कि यस दे कैन डू, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इतना ऑलरेडी इतना लेंदी डॉक्यूमेंट हो गया था, हर चीज़ वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। जब यहाँ पे हमको पता चल रहा है पहले स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि देयर इज़ एन एक्ट, है ना, तो उस एक्ट में ही डिफाइन किया गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों डिफाइन करेगा। तो थर्ड है वो सही नहीं है, थर्ड तो गलत है, ये पक्का से पता है, तो ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, पार्लियामेंट नहीं तो और क्या ही बनाएगा, कौन ही बनाएगा लॉ, लॉ बनाने का काम ही यही है, काम ही ये पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेटिव बॉडी ना, तो ये नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। 4 हैज़ टू बी करेक्ट, तो 4 तो होना ही चाहिए, तो दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन। तो 1 को हमको देखना ही नहीं पड़ा, बट व्हाट इफ कि ओनली 1 ओनली 2 वाला दे दिया, तब हम क्या लगाएंगे। देखो, हमारा जो पहले वाला लॉजिक था कि अगर कोई बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो वो सही होगा। तो एच एन सन्याल के बारे में हम यूजुअली इतना नहीं सुनते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर किसके बारे में सुनते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरकारिया कमीशन, और ऐसा कमीशन, सरकारिया कमीशन हो गया, और भी है यहाँ पर। तो वो अगर यूपीएससी को गलत करवाना होता तो एकदम नॉर्मल वाला कमीशन दे देता, फिर हमको लगता हम इस कमेटी के बारे में तो इतना पढ़े, ये तो नहीं पता कि ये किया है कि नहीं किया, तब वो कंफ्यूज करने के लिए देता। लेकिन अभी यहाँ पर जो दिया है वो कोई आउट ऑफ नोवेयर कहीं से एच एन सन्याल थोड़ी आ जाएगा, इसी ने ही दिया था होगा, इसी कमेटी ने दिया था तभी ही आया होगा, इसलिए फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक ध्यान में रखना कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर बॉडी नहीं है तो वो करेक्ट होगा। ठीक, with reference to India, consider the following statement. Which one of the statement given above is correct? कौन सा करेक्ट है ये बोल रहा है। तो अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। तो अब ना ये जो नॉलेज वाला चीज़ है ना, उसमें तो हमारा सोर्स ही हम पढ़े रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, जो बाहर का क्वेश्चन होगा ना उसी में ही बस देखना पड़ेगा, बाकी जो अपने बेसिक सोर्स है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना हमको। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। बोल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स होते हैं एंड लीगल फर्म के होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एडवोकेट, बट जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट। क्यों भाई, उनको क्यों एक्सक्लूड करेंगे, ये तो राइट टू इक्वालिटी ही वॉयलेट हो जाएगी। और देखो, अगर ये भी लॉ ऑफिसर लीगल फर्म्स हैं और ये कॉर्पोरेट लॉयर हैं एंड पेटेंट अटॉर्नीज हैं, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। पढ़ के ही समझ आ रहा है कि इन दोनों भी सिमिलर नेचर के, ये भी थोड़ा सिमिलर नेचर का ही है, तो इनको क्यों एक्सक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड ये बोल रहा है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ कॉलेजेस। हाँ, एक ही तो बॉडी है बार काउंसिल, तो वो ही तो ये डिसाइड करेगी ना कि क्या पावर होगा, रूल्स क्या होंगे लीगल एजुकेशन के।
तो सेकेंड विल बी करेक्ट। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड करेक्ट, तो सेकेंड ओनली विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 एग्जैक्ट मतलब कि सही जो स्टेटमेंट था वो क्या था जिसको यूपीएससी ने घुमा के दिया है, तो वही देख रहे हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 में एडवोकेट इज डिफाइंड एज अ पर्सन enrolled with the स्टेट बार काउंसिल एंड entitled टू प्रैक्टिस लॉ इन द कोर्ट्स। तो वो तो प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में इंटाइटल होना चाहिए एंड स्टेट बार काउंसिल में क्या होना चाहिए, इनरोल्ड होना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज क्वालिफाई एज द एडवोकेट्स इफ दे मीट दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अगर वो मीट करते हैं तो उनको भी एडवोकेट की तरह माना जाएगा। ठीक है, तो वही है। अब अगला क्वेश्चन, ठीक, A bill amending the constitution requires prior recommendation of the president of India। ऐसा बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा उसमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। तो हमने कैसे किस लॉजिक से याद रखा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टेट को नहीं बताएंगे। ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये स्टोरी बिल्टअप की है मैंने, इसी से मुझे याद रहता है कि जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं तो स्टेट को पता नहीं लगना चाहिए। तो अब उस लॉजिक से सोचो, तो अगर हम लोग प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का लेंगे तब तो स्टेट को पता चल जाएगा। तो नहीं भाई, इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का नहीं चाहिए होता। फर्स्ट काटो, आ गया आंसर। ठीक है, बट ये था पहले पुराने दिनों की बात। अब आते हैं जब ओनली 1 ओनली 2 ऐसा वाला ऑप्शन रहता है तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको ये तो डेफिनेटली पता है, फर्स्ट तो गलत होगा ही होगा। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। यस, प्रेसिडेंट है, उनको साइन करना ही पड़ेगा। इसको मैंने कैसे याद रखा है, ऑलरेडी अमेंडमेंट करने के लिए इतना मतलब कि मुश्किल से अमेंड हो पाता है क्योंकि दोनों हाउस में क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है, तो ये सही हो जाएगा। कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसकी मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का भी मेजॉरिटी चाहिए होता है। ठीक है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ बोलो, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मेजॉरिटी चाहिए होता है। तो इतने मुश्किल से पास हुआ है तो प्रेसिडेंट को तो असेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। तो यस, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाई बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। अब इसकी को वही वाले लॉजिक से करते हैं कि स्टेट को पता नहीं लगना चाहिए। अगर लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठेगी तो पता चल जाएगा ना, तो इसलिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती अमेंडमेंट में। ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, अब इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी बुक से है। ठीक है, पॉलिटी की बुक का ही है सारे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, विथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले ही ये वर्ड बोले तो पहले ही इसको हाईलाइट कर दो, फिर सोचो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ की गई है कि नहीं। ठीक है, यहीं से ही सारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ भी कैटेगराइजेशन नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर का। ठीक है, और अगर ये बोलता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस कैबिनेट, यस, कैबिनेट है वो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 352 क्लॉज 3। ठीक है, इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि कैबिनेट क्या होती है। ठीक है, ये अमेंडमेंट के बाद डाला गया था। ठीक है, कि प्रोविज़न कि कैबिनेट क्या होता है। तो शुरू में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड नहीं था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा कुछ वर्ड था, बट बाद में अमेंडमेंट के बाद कैबिनेट वर्ड ऐड किया गया था। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट में टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। हाँ, सही है। ये कौन से अमेंडमेंट से लेके आया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया गया था कि 15% जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंक्लूड करते हुए प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पर यूपीएससी ट्रिक कर सकता है, ट्रिक भी कर सकता है कि एक्सक्लूडिंग कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इंक्लूडिंग है। ठीक, तो सेकेंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही करती है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ विद इन 1 मंथ। तो फिर ये तो नहीं है कि एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का नहीं है ये तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग। ठीक। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पास करना, हाँ तो ये तो सिर्फ लोकसभा में ही होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो सेकेंड ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसको बोल रहा है? नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। 6 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या कहते हुआ है कि विद इन अगर 6 month ज्वाइन करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बोला नहीं भाई, अगर विद इन 6 month नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है वो ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, वो ज्वाइन कर सकता है विद इन 6 month। यहाँ पर बोला कैन नॉट ज्वाइन, दिस इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड, लॉ है वो प्रोवाइड नहीं करता। अरे तो क्या बोल रहा है कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, कि किस टाइम लिमिट के अंदर डिसाइड करना होगा डिफेक्शन केस को, ये नहीं बताया गया है किसी भी लॉ में। ये बात तो सही है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कितने दिन में डिफेक्शन का केस डिसाइड करेगा ये नहीं बताया गया, तो दिस इज करेक्ट, सेकेंड ओनली विल बी द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बात तो इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल कौन कौन है। यहाँ पर हमको पता है कि अटॉर्नी जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 76 के अंदर, सॉलिसिटर जनरल नहीं है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल आर दी ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है, कैग भी है वो भी मीटिंग में क्या करते हैं, जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बस राइट टू वोट नहीं होता, तो दिस इज इनकरेक्ट। एक भी हमको पता चल गया कि कैग तो करता है, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने क्या बताया था पहले, ये इसको हाईलाइट कर देना अगर जैसे ये बोले तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं है, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ता है जब उसकी जो जिस गवर्नमेंट ने उसका अपॉइंट किया था वो गवर्नमेंट अगर रिज़ाइन कर रही है तो उसको जो अटॉर्नी जनरल है उसको भी क्या करना होगा, रिज़ाइन करना होगा। बट ये कन्वेंशन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अटॉर्नी जनरल ना करे रिज़ाइन, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशन तो कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं है, तो दोनों के दोनों गलत है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या कन्वेंशन है, क्या स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है, तो इनको ध्यान में रखते हुए कट करना है, ठीक है। देन विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रिट्स जो इशू करती है कोर्ट्स ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी। हाँ ये तो सही है कि मैंडेमस है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, ठीक है, टू डू और नॉट टू डू, कि हम कमांड करेंगे तुमको कि ये चीज़ करो ये चीज़ नहीं करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लाई नहीं करेगा, हाँ ये बात तो सही है। अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी, अगर वो पब्लिक ड्यूटी जब तक ना करे तब तक उसको मैंडेमस नहीं लगा जाएगा, तो सही है ये। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अब यूपीएससी ने इसको सही बोला है, लेकिन हमारे पास जितने भी बेसिक सोर्सेस है उसमें तो यही बोला कि मैंडेमस है वो अगेंस्ट कंपनी, नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो क्यों नहीं लाई करेगा भाई, ऐसा है। तो बट यूपीएससी ने इसको सही माना है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गलत करवाएगा ही। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ द को वारंटो। हाँ जा सकता है कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन। को वारंटो क्या बोलता है, बाई वॉट अथॉरिटी
बाई विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो एमएलए को क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हारी अथॉरिटी क्या उस पोजीशन को होल्ड करने की। अगर वो उसने इलीगल तरीके से वो इलेक्शन वगैरह जीता होगा करप्ट तरीके से, तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। जो पर्सन पब्लिक माइंडेड पर्सन होगा उसके द्वारा भी, जरूरी नहीं कि अग्रीव्ड पर्सन ही करेगा, जो पब्लिक माइंडेड पर्सन है वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑल 3 करेक्ट आंसर था। बट एग्जाम हॉल में तो हमको नहीं पता चलेगा कि ये यूपीएससी क्या मानने वाला था। हम तो अपने बेसिक रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इसको गलत मानेंगे और 1 और 3 मार्क करके आएंगे, एंड दैट इज़ इक्वली फाइन, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 200 में 200 नंबर लाने नहीं है अपने को। फिर अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबो आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा ये बोल रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये हेल्थ वाला है, ठीक है, और डिजिटल मिशन है, ओके। फिर पहला क्या बोल रहा है, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड। चलो आप पब्लिक हॉस्पिटल को बोल सकते हो कि तुम ये अडॉप्ट करो, प्राइवेट को क्यों फोर्स करोगे भाई, नहीं। ऊपर से मस्ट अडॉप्टेड, यूपीएससी क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा है भाई, गलत है ये, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तो ये मैंने देखा है कि जब भी यूपीएससी ना एज इट एम्स या फिर एज ऑफ नाउ ये हो रहा था, रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ, नाउ वी आर नॉट वी आर इंडिपेंडेंट इन दिस, ऐसे वाले स्टेटमेंट गलत रहते हैं। और साथ ही साथ अगर इस पर ध्यान ना भी दे तो भी देखो क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, अचीव करने के लिए हर एक सिटीजन को इसका पार्ट होना चाहिए। क्यों भाई, अमिताभ बच्चन को क्या ज़रूरत है कंसेशनल हेल्थ फैसिलिटी की, उसके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि वो अपना इलाज खुद करवा सकता है, तो उसको इसका पार्ट होना ही होगा अल्टीमेटली, ऐसा बोल रहा है। तो नहीं, सेकेंड विल बी इनकरेक्ट। थर्ड बोल रहा है कि इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। हाँ, डिजिटल चीज़ में की बात चलिए तो सीमलेस पोर्टेबिलिटी होगी अक्रॉस द कंट्री, तो ये पॉजिटिव है, तो थर्ड विल बी करेक्ट। तो थर्ड ओनली विल बी करेक्ट, बाकी दोनों तो इनकरेक्ट है। फिर इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला एज़ यूजल हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे सोर्स में भी होने का चांसेस बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इसके बाद वाला ही था, है ना। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वॉलंटरी है, बोथ पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के लिए ही वॉलंटरी था, ठीक है। नो लीगल मैंडेट रिक्वायरिंग दी हॉस्पिटल्स टू ज्वाइन, कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही होगा। और यहाँ पे जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है इस मिशन में वो वॉलंटरी होगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ है भी नहीं इसमें, कुछ खास था नहीं। एक तो आभा मोबाइल ऐप है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनाई जाएगी, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस बनाया जाएगा, आभा नंबर क्रिएट किया जाएगा, तो ये सब पॉजिटिव है। तो अगर पूछा भी तो सही मान लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बात किसकी चल रही है, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक। अब करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा, the election of deputy speaker shall be held on such a date as the speaker made fix। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, हम हमेशा क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हाईलाइट कर देते थे, फिर देखते थे कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। तो पहले हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि इधर वाले स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कि क्या सच में ऐसा होता है कि डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है वो इसका डेट स्पीकर डिसाइड करता है। हाँ, तो ये तो सही है। तो अब इसको देखते हैं कि क्या ये हो सकता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हम यूपीएससी के एग्जामिनर की माइंडसेट को डिकोड करने का ट्राई करेंगे। यूपीएससी कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको रूल्स है लोकसभा का वो पूरा का पूरा याद हो कि क्या रूल्स में है ना। ऐसे तो फिर रूल्स ऑफ राज्यसभा भी हो जाएगा, फिर रूल्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सबका हो जाएगा। तो ये सब यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो। तो जिनमें यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे कि ये चीज़ें आपको याद हो, वो करेक्ट देगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या नहीं, तो वहाँ पर वो ट्रिक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर बोला है तो ये सही होगा, है ना। फिर इसमें एक ये वाला भी लगा सकते हैं मैट की पूरे रूल्स में यूपीएससी मतलब ये चेक थोड़ी करेगा कि हाँ ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ है,
अब इसके बारे में स्टेटमेंट बना सकते हैं करके, है ना। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें तो हर चीज़ चेक नहीं किया जाएगा, है ना, एग्जामिनर के द्वारा। दिस इज़ करेक्ट, राइट। फिर अगर इससे नहीं भी डिसाइड करना है तो बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ मैंडेटरी प्रोविज़न बोला है, पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं। तो देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा सेल बी फ्रॉम ईदर ऑफ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। नहीं, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, दिस इज कन्वेंशन कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा एंड स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा। बट ये कन्वेंशन ब्रेक भी हुए हैं, ठीक है। इवन 17th लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं किया गया, है ना। तो अगर मैंडेटरी प्रोविजन होता तो ये थोड़ी होता, तो सेकेंड इज रॉन्ग। तो करंट से भी आप लिंक करके सोच सकते हो। देन थर्ड क्या बोल रहा है, अब चलो पहले सेकेंड को हटा देते हैं, तो ये तो हट गया, ये हट गया। फिर द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रेसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील्स लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। यस, कि जब भी डेप्यूटी स्पीकर है वो अगर स्पीकर का रोल परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास भी क्या होंगी, सारी पावर्स होंगी, और उसके अगेंस्ट जो भी उसने डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती उसकी रूलिंग के अगेंस्ट। तो ये दिस इज करेक्ट। विद द वेल इस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, ये एकदम वेल इस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। अब यूपीएससी जब भी ऐसे स्ट्रेस देता है किसी चीज़ पे कि अब इसको बोलना था तो कैसे बोल सकता था, दिस इज इस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, लेकिन नहीं, एकदम एडजेक्टिव लगा के द वेल established parliamentary practice है regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and the duly seconded by the prime minister। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जो डेप्यूटी स्पीकर है उसको इलेक्ट कर लेते हैं ना, इलेक्ट भी नहीं, नॉमिनेट ही कर लेते हैं कि अपोजिशन पार्टी से इसको नॉमिनेट कर दिया, ऐसे टाइप का। इधर कुछ नहीं होता कि मोशन हो रहा है, स्पीकर है वो मूव कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर सेकंड कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो फोर्थ इज रॉन्ग, तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट। तो ऐसे भी आंसर पे आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन का फॉर्मूला ये, नाइट्रस ऑक्साइड इज दिस, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट एंथ्रोजेनिक सोर्स है मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड का? कॉटन को तो नहीं, कॉटन में से कुछ मीथेन इमिशन नहीं होता। राइस के बारे में हम हमेशा ही पढ़ते हैं कि राइस के कारण ही मीथेन इमिशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लडिंग करना पड़ता है ना राइस को ग्रो करने के लिए, तो उसके कारण क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी ये सब होती रहती है, मीथेन ज़्यादा रिलीज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज होता है, अब हमको पता चल गया, ठीक है। शुगर केन में फ्लडिंग नहीं करना पड़ता। वीट तो वैसे भी वो कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है, तो कहाँ से इसमें फ्लडिंग करेंगे, नहीं करता है। फिर अगला, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कल्टिवेशन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में का आंसर था राइस और अगला ये राइस ही था, तो ये वाला भी पैटर्न ध्यान में रखना कि अगर जो क्वेश्चन पूछा ऑप्शंस है वो अगले क्वेश्चन से मिल रहा है तो आप इंश्योर हो जाओगे। लगाना तो आपको नॉलेज से प्लस लॉजिक से ही है, ठीक है। तो इससे हमको श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ कि हमने सही मार्क किया है, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। तो जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है जहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्लड ही पानी हमेशा कर दिए, बीच में ड्राई करेंगे, बीच में वेट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस क्या होगा, अब ये कुछ नई प्रैक्टिस ही है तभी तो ऐसा कर रहे हैं, वरना फ्लडिंग में तो बहुत दिक्कत हो रहा है, मीथेन इमिशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें पॉजिटिव बोलेंगे वो सही होगा, नेगेटिव बोलेगा गलत होगा, है ना। कोई नई टेक्नोलॉजी अच्छे के लिए ही लाई जाती है ना, बुरा करने के लिए थोड़ी लाई जाएगी। तो पहला बोलेगा कि अच्छा पहले करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। रिड्यूस्ड सीट रिक्वायरमेंट, यस पॉजिटिव चीज़ बोल रहा है, सही होना चाहिए। रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, हाँ सही होना चाहिए। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हाँ क्योंकि देखो ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग कर रहे हैं ना, एकदम से पानी भर के नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं होगा इसमें। तो ऑल 3 विल बी दी करेक्ट, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू द डेजर्ट। कौन सा है वेस्ट अफ्रीका का लेक जो कि ड्राई हो चुका है एंड टर्न हो चुका है डेजर्ट में? तो दिस इज लेक फागुबाइन, ठीक है। अब इसको अगर आंसर पता तो ही मार्क कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं। बाकी लेक है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं याद करवा देती हूँ ये सारे लेक्स को। अच्छा यहाँ पर कुछ आर्टिकल याद रखना। डेप्यूटी स्पीकर का आर्टिकल है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 इज़ फॉर डेप्यूटी स्पीकर। और एक और डेप्यूटी स्पीकर के लिए फैक्ट याद रखना कि जब भी डेप्यूटी स्पीकर को पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स
चेयरमैन, ठीक है। और एक और चीज़ कि स्पीकर किस किस पार्लियामेंट्री का चेयरमैन होता है। स्पीकर होता है चेयरमैन, तो जो स्पीकर होता है वो चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का एंड जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। तो इसको BRG करके याद रख सकते हैं। ये स्पीकर है जहाँ पर चेयरमैन होता है इन पार्लियामेंट्री कमेटी का। और डिप्टी स्पीकर जब भी क्या होगा, नॉमिनेट किया जाएगा किसी भी लेजिस्लेटिव कमेटी में, तो फिर डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स चेयरमैन, ठीक। और आर्टिकल 93 ही आर्टिकल है स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए। फिर ये भी मैंने बताया था ये फैक्ट कि 17th लोकसभा है वो पहला था जहाँ पर डिप्टी स्पीकर थ्रू आउट 17th लोकसभा में अपॉइंट ही नहीं किया गया, ठीक है, रेजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, ठीक। उसके बाद ये राइस वाला था, इसमें तो कुछ नहीं। हाँ, ये वाला फैक्ट याद रखना कि जो इंटरमिटेंट फ्लडिंग एंड राइस होता है ना, उसमें 45 टाइम्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली फ्लडेड, क्या लिखा है मैंने, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात की गई है, नहीं ये है इमिशन मैग्नीट्यूड। इंटरमिटेंटली फ्लडिंग राइस फॉर्म्स कैन इमिट 45 टाइम्स मोर नाइट्रस ऑक्साइड्स देन कॉन्टिन्यूसली फ्लडेड फील्ड्स। तो यहाँ पर एक हमको अनॉमली देखने को मिलती है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है जब हम उनको ऑल्टरनेट फ्लडिंग और वो वेटिंग कर रहे हैं, मतलब कि इंटरमिटेंटली फ्लडिंग कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, और जब कंटिन्यूसली फ्लड कर रहे थे तो कम रिलीज़ हो रहा था। बट हमारा मेन कंसर्न मेथेन था, इसलिए हमने किया, ठीक है, क्योंकि इंटरमिटेंटली फ्लडिंग से मेथेन तो कम इमिशन हो रहा था और वही हमारा मेन कंसर्न था ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसलिए हमने वो किया। फिर है लेक फागोबाइन, हाँ ठीक है, एक बार था। तो लेक फागोबाइन है वो कहाँ पर है, माली में है, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि माली है वो फागुन के महीने में ही क्या करेगा, लेक है फागुन के, माली है वो फागुन के महीने में पेड़ पौधे जगाएगा, तो माली से याद रखना लेक फागोबाइन। और बाकी लेक का लोकेशन याद रख लेते हैं। लेक विक्टोरिया, तो विक्टोरिया को कैसे याद रखेंगे, विक्टोरिया की बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन है ये भी याद रखना। तो ऐसे याद रखना कि कन्या है वो विक्टोरिया बनना चाहती थी, लेकिन लोगों ने उससे गंदा ताना दिया, जानबूझ के गंदा ताना दिया। कन्या एक लड़की है वो विक्टोरिया बनना चाह रही थी, लेकिन लोगों ने उसे गंदा ताना दिया। देखो ये लेक विक्टोरिया है, कन्या से केन्या, गंदा से युगांडा, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो GAND गंदा हुआ ना, इसलिए सामने में भी लगा देना है युगांडा, ठीक है। फिर तंजानिया, तंजानिया को ताना करके याद रख लेना, तो तंजानिया, इन तीनों कंट्री से बॉर्डर टच होता है लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया के बारे में क्या पता होना चाहिए कि अफ्रीका की ये लार्जेस्ट लेक है। तो अगर आपको ये फैक्ट पता होता कि अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, तो बहुत बड़े लेक को सूखने में तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या था कि लेक है वो सूख गया था, तो ये तो नहीं सूखा होगा, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ग्लोबली बाई द सरफेस एरिया से, सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, तो ये थोड़ी सूखा होगा, तो लेक विक्टोरिया आप ऐसे ही काट सकते थे। और तिलापिया है वो फिश की स्पीसीज़ है, ये पता होना चाहिए। फिर ओगूटा, ओगूटा कहाँ का है, ओगूटा है वो नाइजेरिया, तो नाइजर सीड हम लोग पढ़ते हैं MSP में, उससे याद रख लेना नाइजेरिया। अब यहाँ पे नाइजर भी एक कंट्री है इसी के ऊपर में, उसके नीचे नाइजेरिया है, तो हमको नाइजर सीड याद रखना, लेकिन नाइजेरिया का है ये, उसको गूटा लगा देंगे। तो पेड़ पौधों को ऐसे गूटा लगा देते हैं, वैसे करके याद रख लेना, नाइजर सीड को ज़मीन के अंदर गूटा लगा देंगे। तो साउथ ईस्टर्न नाइजेरिया विद इन फ्लड प्लेन ऑफ द नाइजर रिवर, तो लेक ओगुटा नाइजेरिया, ओके। और कौन सा लेक बचा, लेक वोल्टा, इसको मैंने उस टाइम पे भी याद करवाया था कि घना वोल्ट का जब आएगा करंट तो झटका लगेगा ना, तो घना वोल्ट, तो घाना याद रखना, एंड वोल्टा से लेक वोल्टा, तो घाना में है लेक वोल्टा, ठीक है। लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है ये ग्लोबली बाय दी सरफेस एरिया, पूरे वर्ल्ड में जो लेक वोल्टा है वो सरफेस एरिया से लार्जेस्ट मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल, ये लेक था नहीं नेचुरली, उसको बनाया है वोल्टा को, ठीक है। तो ये याद रखना आर्टिफिशियल लेक है लेक वोल्टा। तो चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, कन्या है वो क्या बनना चाहती थी, विक्टोरिया बनना चाहती थी, लेकिन लोगों ने उसे गंदा ताना दिया, युगांडा, ताना तंजानिया। फागोबाइन है माली, ओगुटा नाइजर सीट को हम लोग डाल रहे थे तो नाइजेरिया, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाइजर सीट को रिया ने गुटा लगा दिया, तो ऐसे अच्छा याद रहेगा नाइजेरिया। फिर लेक वोल्टा घना वोल्ट, तो घाना,
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, गंडीकोटा कैनियन ऑफ द साउथ इंडिया। अब ये यहाँ पर से इसको भी याद रखना, क्या पता है नेक्स्ट ईयर यूपीएससी क्वेश्चन ही पूछ ले, स्टेटमेंट बना दे। तो गंडीकोटा कैनियन कहाँ पर है, साउथ इंडिया में है, ठीक है। प्रीफर करना कि इसका लोकेशन भी आपको पता हो, आंध्र प्रदेश का है ये गंडीकोटा कैनियन। कैनियन पता है, कैनियन एंड जॉर्ज में डिफरेंस। जॉर्ज क्या होता है, स्टीप होता है और स्ट्रेट होता है ना। और जो कैनियन होता है वो क्या होता है, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर में वाइड होता है और नीचे में, ऊपर में गैप है वो वाइड होगा और नीचे में नैरो होगा, ठीक है। ये होता है कैनियन। कहाँ पर है, कौन से रिवर में है, तो पेन्नार, पेन्नार रिवर में। तो मैंने इसे कैसे याद रखा है कि पेन है वो गंदा हो गया, पेन गंदा हो गया, जो पेन था वो गंदा हो गया, आंध्रा का, आंध्रा का या फिर अंधे का पेन गंदा हो गया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये है कैनियन, कितना ब्यूटीफुल व्यू है यार, दिस इज कैनियन। अब दिख भी रहा होगा, देखो स्टेप लाइक है ना। और गंडीकोटा विलेज आंध्र प्रदेश, पिंक ग्रेनाइट रॉक्स है, इर्रामल्ला हिल्स, रिवर इरोडेड द पिंक ग्रेनाइट रॉक्स और द इर्रामल्ला हिल्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये सब दिया हुआ है। रिसम्बलिंग एरिजोना ग्रैंड कैनियन को रिसम्बल करता है। पन्नार, अब पन्नार रिवर के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि पन्नार रिवर है कहाँ से, कर्नाटका के नंदी हिल से ओरिजिनेट होती है। तो पेन है, नंदी का पेन है, ऐसे याद रख लेना। नंदी हिल्स कहाँ है, कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही है और उसके बाद फिर फ्लो होती है थ्रू आंध्र प्रदेश से फ्लो होती है। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर भी साउथ में फ्लो करती है, कहाँ से, कर्नाटका, उसके बाद फिर तमिलनाडु, कर्नाटका फिर तमिलनाडु, ये लिंक नहीं है गंडीकोटा से। फिर मंजीरा रिवर है, वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में फ्लो होती है। फिर तुंगभद्रा, ये तो कर्नाटका एंड आंध्रा में फ्लो होती है। फिर अगला क्वेश्चन, पीक कौन सा कहाँ पर है, इसको हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे और एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। करेक्टली मैच्ड, नामचा बारवा, नामचा बारवा कहाँ है बताओ। अरुण का नाम हमने याद रखा था कि नामचा बारवा इधर है, मतलब है तो तिब्बत में लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास में है, तो नामचा बारवा। तो ये गढ़वाल हिल तो उत्तराखंड में है ना, तो ये इधर कैसे आएगा, इधर होना चाहिए, तो ये दिस इज़ नॉट करेक्ट मैच। और देखो नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में है। कुमाऊं हिल्स, हाँ ये तो उत्तराखंड में है, तो ये तो सही होना चाहिए। नौकरेक है, नौकरेक हमने जब नेशनल पार्क याद रखा था तो हमने क्या याद रखा था, मेघा के नकली बाल, तो मेघालय में होना चाहिए नौकरेक। तो सिक्किम हिमालय बोल रहा है, सिक्किम हिमालय तो इधर है, मेघालय इधर है, तो नहीं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकेंड ओनली विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल पार्क से हमने इसको सॉल्व किया। और बाकी हमको रिवर वाले के टाइम पर पता था कि नामचा बारवा है, वहाँ पर से सिंटेक्सियल बेंडिंग होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, और उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, तो रिवर वाले से ये याद था। नंदा देवी तो हमको याद ही था क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क भी है ना। और कुमाऊं हिमालय तो हम पढ़ते ही हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो माउंटेन बेसिकली हमको एग्जैक्ट याद नहीं था, लेकिन नेशनल पार्क ये क्या लोकेशन पता था, तो हमने सॉल्व कर दिया। फिर अगला, लेवांत ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कॉरस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लेवांत, ठीक, बोल रहे हैं कि रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, मेडिटेरेनियन शोर का ईस्टर्न वाला, ओके। रीजन अलॉन्ग दी नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग, ये नॉर्थ अफ्रीका का कोई लोकेशन है, फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। रीजन अलॉन्ग दी पर्सियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक। द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ, ये, इन दोनों को काटो, इन दोनों में से आंसर नहीं होने वाला। अब इन दोनों में सोचेंगे क्या होगा, क्या एंटायर कोस्टल एरिया को हम लोग बोल देंगे, नहीं भाई यही होना चाहिए फिर तो। रीजन स्पेसिफिक टर्म है ना, तो स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। क्वेश्चन का टोन पढ़ो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है आंसर भी स्पेसिफिक होगा, अगर क्वेश्चन वाइड है तो वाइड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन लेवांत टर्म किसके लिए है, तो रीजन अलॉन्ग दी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर के लिए, क्योंकि इंटायर कोस्टल एरिया मेडिटेरेनियन सी का बहुत बड़ा है भाई, इधर है फिर अफ्रीका का नॉर्थ है, फिर ये है, ये बहुत बड़ा एरिया है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो वन, ओनली वन है वो आंसर हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ दी अबव बॉर्डर शेयर्स विद अफगानिस्तान, कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, तो इसमें तो 5 वाले में तो 3 आउट ऑफ 5 यही मार के आ जाना। बट देखो यहाँ पर 3 वाले ऑप्शन 2 हो गए, अब
अब इतना दूर तक आने के बाद हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन दोनों को तो हट गए, है ना। 5 दोनों में सही है ही। अब देख लो 5 क्या था, उज्बेकिस्तान, ठीक है, सही होना भी चाहिए। तो 5 तो हो गई, इस पर डाउट है ही नहीं। अब देखते हैं ये अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर इंडिया है, इंडिया का मैंने याद रखवाया था कि इंडिया के ऊपर ताज, ताज याद रख लेना। ताज अगर ऊपर में तो अफगानिस्तान से तो पक्का टच हो ही रहा होगा, तो ताजिकिस्तान शुड बी इन दी आंसर। तो थर्ड करेक्ट ये हो गया आंसर। अब देखते हैं, एक ये वाला लॉजिक नहीं आता, तो दूसरा क्या है, अजरबैजान, वो तो इधर है ना, वो हो ही नहीं सकता इधर, तो अजरबैजान तो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट काटो तो भी आंसर आ गया, फर्स्ट काटो तो वैसे ही तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं, यही आंसर आ जाता है। तो 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, तीसरा तरीका तो हमको पता ही है, कुछ नहीं आता तो यही करो। बट ये करने के बाद ही हम यहाँ आए थे, ये बात भी है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है। मोनाजाइट इज़ अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट सोर्स है रेयर अर्थ का। अब इसको डिनाई करना बहुत मुश्किल है कि मोनाजाइट नहीं है रेयर अर्थ का सोर्स, तो सही ही होगा, ठीक है। सेकंड बोल रहा कि मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, अब ये स्पेसिफिक है, पता नहीं थोरियम है या नहीं, ठीक है। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, क्या पता है थोरियम नहीं यूरेनियम का सोर्स है, तो अभी होल्ड पे रखते हैं। मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरल इन द इंटायर इंडियन कोस्टल साइंस इन इंडिया, इंडिया का कोस्टल लाइन कितना है, पूरा टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ है 11,100 किलोमीटर समथिंग, ये रिवाइज्ड वाला है, ठीक है। पहले था 7,500 समथिंग, ठीक है, अब रिवाइज हो चुका है, तो ये नया डेटा है, याद रखना है ये 11,100 किलोमीटर। तो क्या कोई भी चीज़ इंटायर कोस्टल एरिया में हो सकती है, अगर वो रेयर अर्थ कंटेन कर रही है तो नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, तो थर्ड हटाओ, ऐसे ही आंसर आ जाता है, ठीक है। बट क्या पता ओनली 1 ओनली 2 वाले में हो तो कैसे करेंगे। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, हाँ अगर ये थोरियम कंटेंट कर रहा होगा तो बहुत वो सेंसिटिव चीज़ है ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी ही कर रही होगी, तो फोर्थ शुड भी करेक्ट, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि इंटायर कोस्टल में तो नहीं होनी चाहिए। अब थोरियम है तभी ये हो रहा होगा, अब थोरियम रेयर अर्थ तो है ही, तो सही होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ शुड बी करेक्ट, ठीक, तो ओनली 3 होगा सही। फिर अगला, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली कब ऑकर होगा, ओके, कब ऑकर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे। तो इसमें हमको एक ही डायग्राम याद रखना रहता है, ये वाला, है ना, इसमें डेट्स याद रखने होते हैं, तो जून, फिर जुलाई अगस्त छोड़ो, सितंबर अक्टूबर नवंबर छोड़ो, दिसंबर जनवरी फरवरी छोड़ो, मार्च, ठीक है। और इस टाइम पे जून कैंसर याद रखना, तो यहाँ पे सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्टली होगा, ठीक। तो हमको क्या बोला कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कब होगा, तो ये जून में है। और स्पेसिफिक डेट याद रखना होगा, तो 21 जून रहता है, 21 22 ही सब में रहता है, तो 21 22 थोड़ा वेरी करते रहता है, बट यही रहता है। तो यहाँ पर भी देखो ऑप्शन देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ में नहीं, 21 जून होगा, तो फिर फर्स्ट हाफ तो नहीं होगा, 7 7 21 ऐसे कुछ होगा, तो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, हाँ सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून ये हो सकता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून कब से कब तक होगा, 1 से 15 तक का होगा फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ 16 से 30, तो सेकंड हाफ में ही होना चाहिए ना, क्योंकि 21 है डेट, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, नहीं भाई जुलाई वाला कोई डेट होता ही नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला करेक्टली मैच्ड कौन सा है। अब इसमें या तो 2 आउट ऑफ 4 लगा के आगे बढ़ो, या तो देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते थे। होकेरा वेटलैंड बोल रहा है पंजाब में है, चलो नहीं पता। रेणुका वेटलैंड हम पढ़ते भी है, रेणुका वेटलैंड के बारे में फेमस है ये हिमाचल प्रदेश में, तो यस दिस इज करेक्ट। रुद्र सागर लेक नहीं पता। फिर सष्टम कोटा तमिलनाडु में है। अब एक ही पता होने से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो एग्जाम हॉल में तो 2 आउट ऑफ 4 ही मार्क आएंगे, बट अभी हम पढ़ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर था 30। तो होकेरा जो वेटलैंड है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। होकेरा इज जम्मू एंड कश्मीर, अरे यार मैं फिर से इधर लिखना शुरू कर दी। होकेरा है वो जम्मू एंड कश्मीर में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में ही है, सही है ये।
ये वाला गलत दिया हुआ था, पंजाब दिया हुआ था, लेकिन होके रहा वो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो होके जम्मू का, ऐसे याद रख लेना। फिर रुद्र सागर है वो कहाँ पर है, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में रुद्र सागर। फिर इसका ऐसे याद रख सकते हैं कि शंकर भगवान के 3 आँख होते हैं ना, तो याद रख लेना, रुद्र भी तो शंकर भगवान का ही नाम है, तो उससे याद रख लेना। फिर षष्टम कोटा है वो केरला में है, षष्टम कोटा कहाँ पर है, केरला में षष्टम कोटा। ठीक है, बस इतना याद करो, आगे बढ़ो। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग। यहाँ पर बोल रहा है कि आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, विच वन ऑफ दी अबो आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। एग्जाम हॉल में हमको नहीं पता कि कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म होता क्या है, ये चीज़ ये भी नहीं पता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पता है, तो हाँ ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये कोविन, आरोग्य सेतु, चारों मार क्या हो गया, आगे बढ़ो। फिर विथ रेफरेंस टू दी वेब 3.0 कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है, वो लोगों को क्या करता है, इनेबल करता है कि वो अपना डेटा खुद कंट्रोल करे। ठीक है, नहीं पता अभी हमको, अगला देखते हैं। वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क होगा, तो अगर हमको क्या पता है, कुछ वो फीचर्स पता है ना, क्रिप्टो करेंसी वाला के टाइम पे हमने पढ़ा था ब्लॉकचेन में, कि वो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, खुद कंट्रोल कर सकते हैं ये सब। ठीक है, कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है कंट्रोल करने के लिए, तो उस लॉजिक से तो ये भी सही है, ये भी सही है। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाई यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन द कॉर्पोरेशन। हाँ, तो डिसेंट्रलाइज्ड है, हाँ तो तीनों सही होना चाहिए फिर तो, क्योंकि तीनों कोहेरेंट ऑप्शन है, सेम टाइप का ही बात कर रहे हैं। फिर अगला, विथ रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट होगा, तो SaaS बायर्स है कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज द डेटा फील्ड्स। हम टेक्नोलॉजी के बारे में ये कर सकते हैं बोल रहे, तो वाइड सोचो, यस किया जा सकता है। ठीक है, अगर अभी नहीं कर सकते तो फ्यूचर में कर देंगे, जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद क्या पता नया इन्वेंशन हो जाएगा, और उसके बाद हाँ ये कर सकते होंगे, तब तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा UPSC स्टेटमेंट बनाएगी क्यों, है ना। तो दिस इज़ फ्यूचर में भी देखना कि क्या ये सही हो सकता है फ्यूचर में या गलत हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना। तो यस, दिस कैन बी डन। SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। हाँ, मोबाइल से नहीं एक्सेस करेंगे तो किससे करेंगे। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ दी SaaS। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आउटलुक, हॉटमेल, याहू सब सेम टाइप का ही काम करते हैं। ठीक है, मेल वाले हैं ये, तो ऑल 3 विल बी दी करेक्ट। फिर अगला, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यस, ओके, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, मैंने क्या बताया था, एक एक वर्ड पे फोकस करेंगे और एक्सप्लेनेशन में ढूंढेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे इस बेसिक सोर्स में नहीं होते हैं, ये न्यूज़ वाले रहते हैं, और सारे करंट अफेयर को पढ़ पाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, तो हम अपना लॉजिक भी लगाएंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल। पहले तो इस वर्ड को पहले हाईलाइट कर दो। यहाँ पर बोल रहा है स्पेस क्राफ्ट, अ मिसाइल, स्पेस क्राफ्ट। मैंने क्या बताया था, सिमिलर वाले को पहले पढ़ना। ठीक है, या तो आंसर इन दोनों में से या तो इन दोनों में से। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अ स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लानट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। तो इधर कुछ बम्बार्ड हुआ क्या, नहीं, फ्रैक्शनल का हुआ, पूरा तो इस सर्कल पूरा ख़त्म ही कर रहा है। लैंड्स ऑन दी अनदर प्लानट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोला ना, आधा ऑर्बिट को कर रहा होगा ऐसा कुछ, फ्रैक्शन ऑफ ऑर्बिट कवर कर होगा, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। डी क्या बोल रहा है, स्पेस क्राफ्ट मूव्स along a comet with a same speed and places a probe on the surface। इधर भी बम्बार्डमेंट नहीं हुआ, होना चाहिए ना बम्बार्डमेंट, कुछ तो हो, धमाका वगैरह कुछ। तो अब ये दोनों तो गए, अब इन दोनों में देखते हैं। अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू अ स्पेस टू काउंटर एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। तो चलो, एक्सप्लोड तो हो रहा है, तो बम्बार्डमेंट तो है, बट इधर ऑर्बिट कहाँ कर रहा है वो, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल होना चाहिए ना। ये तो लॉन्च, ये तो बोल रहा है कि लॉन्च किया गया स्पेस में काउंटर करने के लिए एस्टेरॉइड को, तो ऑर्बिट ही नहीं कर रहा है, तो ऑर्बिट वाले के बेसिस पे ये कट गया। अब ये देखते हैं, अब मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट में पुट कर दिए अराउंड दी अर्थ, अराउंड के अर्थ के अराउंड, ये दिस इज अर्थ, एंड डी ऑर्बिट्स और अ टारगेट ऑन दी अर्थ। फिर डी ऑर्बिट करता है, तो स्टेबल ऑर्बिट में हुआ, कुछ दूर तक का चला होगा, उसके बाद फिर अर्थ में
अर्थ में क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो बम्बार्ड भी हो गया, फ्रैक्शनल ऑर्बिट भी हो गया, तो यही होगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे आंसर पे आते हैं जब नहीं पता होगा तो। फिर क्या देख रहे हैं अब, ये तो पता चल गया होगा कि हम ऐसे ऐसे टाइप में कैसे अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। पहले सिमिलर स्टेटमेंट फाइंड आउट करना, फिर उन दोनों में से देखना। ठीक है, फिर वर्ड मैचिंग बस करते हैं, फिर आ जाता है आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मैंशनड। तो ये तो पढ़ा ही होता है, क्लाउड सर्विस नहीं है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। ठीक है, क्यूबिट। फिर अब क्यूबिट में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल होता है ना, कन्वेंशनल 1 और 0, वो साइमल्टेनियसली ऑकर हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग में। ठीक है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन नहीं है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विच ऑफ दी above आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज। इनमें से कौन सी शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस है। तो ये सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कौन सी शॉर्ट रेंज वाली है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न तो क्लोज्ड है, मतलब कि शॉर्ट रेंज ही होगा तभी क्लोज्ड है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो ये तो हमको पता ही है, रेडियो वेव से मतलब कि उसका डिस्टेंस का लिमिट रहता है, तो RFID ही बात कर रहा है, ये RFID ही बोलते हैं इसको। RFID में आप गए भी होगी, जैसे मेट्रो वाले में जो आपका कार्ड वाला चेक होता है RFID के थ्रू होता है। एक तो कॉन्टैक्टलेस है, कॉन्टैक्ट वाला, तो थोड़ा सा डिस्टेंस का ही रहता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, नाम में ही लोकल है, तो ये तो हो गई है ना, तो तीनों के तीनों हैं शॉर्ट रेंज ही। अब इसको मैंने ना बाद में देखा तो मुझे पता चला यही है CCTV का फुल फॉर्म, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, और ये RFID एंड दिस इज WLAN। ये जो वाईफाई में रहता है वो, तो उसका भी रेंज तो कम ही रहता है ना। तो ये हो गया। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट बायोफिल्म्स। अच्छा, उसके बाद फिर हम तो ये पढ़ते हैं ना, तो कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। कौन सा ये पूछ रहा है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज़। अब अगर हमको नहीं भी पता है कि बायोफिल्म क्या है, तो कुछ होगा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि बायो बोल रहा है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म होगा वो जो कोई फिल्म बना रहा होगा, है ना, यही होता है बायो का मतलब। तो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन दी मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर फॉर्म कर सकता है। हाँ, कर सकता है। अब हम तो साइंटिस्ट है नहीं ना, तो हम ये नहीं बता सकते कि नहीं कर सकता। जब तक हमको श्योरिटी के साथ ये नहीं पता है कि ये नहीं करता, तब तक हम नहीं काटेंगे। ठीक है, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। हाँ, कर सकता होगा। फिर बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एग्जिबिट कर सकता होगा। ऑल 3 करेक्ट। आगे बढ़ो। गलत भी अगर हो गया हमारा ऐसे, तो सबका भी यही ही होगा, क्योंकि सब ऐसे ही मार्क करके आते हैं, तो कट ऑफ उतने से ही डिक्रीज हो जाएगी है। देन अगला क्वेश्चन प्रोबायोटिक्स के बारे में है कि क्या सही है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमको प्रोबायोटिक्स के बारे में। बोल रहे कि प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। अब चलो, अभी हम डाउटफुल रखते हैं कि बैक्टीरिया पता नहीं है कि नहीं, ईस्ट है या नहीं। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दी ऑर्गेनिजम्स इन दी प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन दी फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आवर गट। हमारे गट में वो नेचुरली ऑकर ही नहीं करता, ये हमको बाहर से ही लेना होता। तब ऐसा अगर कुछ होता तो हमको पता होता ना, जो चीज़ हम बाहर से ही ले रहे होते और गट में ऑकर ही नहीं होता और इतना हेल्पफुल है। तो अगर हमको इसके बारे में नहीं पता, मतलब कि गट में ऑलरेडी होता होगा, है ना, तो दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट सेकंड नॉट करेक्ट। ठीक है, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर्स। मिल्क एंड शुगर को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, तो ठीक है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, थोड़ा भी हेल्प कर रहा होगा तो सही होना चाहिए। सेकंड पहले काटो, ये हट गया, थर्ड सही होना ही चाहिए और 1 को सही होना ही पड़ेगा फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंड ईस्ट सही है। ठीक है, मैंने इसको ऐसा भी सोचा था कि वो एक प्रोबायोटिक्स का ऐड नहीं आता है, उसके थ्रू सोचा था कि हेल्दी गट रखता है करके, और बट वो नेचुरली ऑकर भी होता है गट में, डाइजेशन में हेल्प करता है करके। बैक्टीरिया एंड ईस्ट जैसे कर्ड वगैरह रहता है उसमें भी ईस्ट रहता ही है, तो ईस्ट हेल्पफुल रहता है, बैक्टीरिया भी, है ना, तो सही होगा। ठीक, फिर अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट COVID-19 पैंडमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा करेक्ट है। अब ये उस टाइम पे कोविड वाला टाइम था, तो इसलिए कोविड वाला क्वेश्चन आया है और स्पेसिफिकली वैक्सीन के ऊपर आया है। तो पहला क्या बोल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड COVID-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। नहीं, इसमें mRNA नहीं यूज़ किया गया था, इन लोगों ने यूज़ किया था इनएक्टिवेटेड वाला कुछ था, इनएक्टिवेटेड पैथोजन आई गेस,
एक सेकेंड इसको देख लेंगे, बट mRNA तो नहीं था, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, हाँ वेक्टर बेस्ड ही था। आई थिंक ये ना वेक्टर बेस्ड ही था, ये भी वेक्टर बेस्ड था, और इसमें वेक्टर अलग यूज़ किया गया था, इसमें अलग यूज़ किया गया था। इसमें तो चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर को यूज़ किया गया था। तो ये स्पुतनिक वी का तो मतलब ही यही है ना, वेक्टर बेस्ड, इसलिए ये सेकंड सही है। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, तो यस यहाँ पर इनएक्टिवेटेड, इसको लास्ट का IN से याद रख लेना, इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, तो सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट था, फर्स्ट रॉन्ग था। तो 39 वाला एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ कोविशील्ड है, कोविशील्ड वायरल वेक्टर एडेनोवायरस मॉडिफाइड, तो ये वाला जो था ना, कहाँ है कोविशील्ड, ये क्या से बनाया गया, वायरल वेक्टर, यही था, ठीक है, वायरल वेक्टर यूज़ किए गए थे इन लोगों ने। अच्छा, कोविशील्ड में एडेनोवायरस चिंपैंजी यूज़ किया गया था, एंड स्पुतनिक में वायरल वेक्टर था लेकिन एडेनोवायरस ह्यूमन का यूज़ किए थे, ठीक है। तो स्पुतनिक याद रखना, स्पुतनिक वी, तो रसिया ने एक बार स्पुतनिक भेजा भी था स्पेस में, जहाँ तक मुझे कुछ याद आ रहा है, तो वो ह्यूमन था ना, तो इसलिए ह्यूमन एडेनोवायरस इधर याद रख लेना। कोविशील्ड है तो चिंपैंजी का एडेनोवायरस यूज़ किया गया था, दैट वाज आल्सो वायरल वेक्टर, बस यहाँ पे वेक्टर में एडेनोवायरस चिंपैंजी का, और यहाँ पे वेक्टर के रूप में ह्यूमन एडेनोवायरस। कोवैक्सीन का तो हमको पता ही है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, इसको IN से लास्ट के IN से याद रखना, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, तो पूरा पैथोजन भेजा जाएगा लेकिन वो इनएक्टिव होगा, ठीक है, और इनमें वेक्टर के थ्रू उस पैथोजन का स्पेसिफिक पार्ट, जैसे जो प्रोटीन है उसको भेजा जाएगा, ठीक है, ये होता है डिफरेंस। तो देख लेते हैं वेक्टर बेस्ड वैक्सीन एंड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है। जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन होता है वहाँ पर हार्मलेस वायरस भेजा जाता है, जो वेक्टर होता है हार्मलेस वायरस, जो कि वेक्टर का काम करेगा, जैसे एडेनो वायरस भेज रहे हैं ना, वो वेक्टर का काम कर रहा है, वो हार्मलेस वायरस है, वो डिलीवर करेगा जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोड्यूसिंग एन एंटीजन फ्रॉम दी टारगेट पैथोजन इनटू ह्यूमन सेल। तो उस जो एडेनो वायरस है उसको हम एक जीन का इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मतलब बेसिकली प्रोटीन दे देते हैं उस पैथोजन का, तब बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूसिंग एन एंटीजन बनना शुरू हो जाता है, जो पैथोजन को टारगेट करेगी ह्यूमन सेल में, ठीक है। और इसी बेसिस पे कोविड-19 कौन कौन सा वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, ये जो एडेनो वायरस थे, और एज दी वेक्टर्स यूज़ किए थे उन्होंने एडेनोवायरस को एज अ वेक्टर टू डिलीवर दी SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन जीन, तो इन्होंने यूज़ किया था, प्रोटीन जीन भेजा था एडेनोवायरस के थ्रू, एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन एंड जॉनसन। पैथोजन बेस्ड वैक्सीन क्या होगा, इसमें पूरा पैथोजन ही भेजते हैं, वही मैं बोल रही थी, होल पैथोजन भेजते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, और इन इधर या तो किल्ड फॉर्म में, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में, और दूसरा क्या है कि वो पैथोजन को वीक करके भेजो, या तो पूरा इनएक्टिव करके भेजो या तो वीक करके भेजो, मतलब कि वो जिंदा तो है लेकिन वीक है, लाइव अटेनुएटेड बोलते हैं उसको। दीज डायरेक्टली सिमुलेट दी इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट दी पैथोजन को फाइट करने के लिए वो जाएगा फिर ह्यूमन बॉडी में। तो जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होगा, मतलब कि पैथोजन तो है लेकिन पूरा पैथोजन भेज रहे हैं लेकिन इनएक्टिव है वो, तो ऐसा कौन कौन सा वैक्सीन में होता है, पोलियो, फिर हेपेटाइटिस ए, और लाइव अटेनुएटेड जो पैथोजन होगा वो जिंदा होगा लेकिन वीक होगा, वो कब भेजते हैं, मेजल्स में, मम्स, रुबेला, MMR करके याद रखना, एंड BCG बैसिलस thuringiensis ऐसा कुछ है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए रहता है ये, TB। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीच द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। अगर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर आ रहा है अर्थ में तो क्या पॉसिबल इफेक्ट होगा अर्थ पे। GPS एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, सुनामी कुड ऑकर एट द इक्वेटोरियल रीजन, पावर ग्रिड से डैमेज हो जाएगा, इंटेंस ऑरोरा कुड ऑकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट फायर्स कुड प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लानट, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द अर्थ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग और पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। अब जब भी ऐसे 7 स्टेटमेंट हो सब के सब करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये पहले काट दो।
अब देखते हैं क्या नहीं होगा। सबसे पहले वो हटा दो। सुनामी तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि सुनामी आने के लिए क्या कंडीशन है कि जो एपी सेंटर है उसका वो क्या होना चाहिए, ओशियन के अंदर होना चाहिए, तब जाके सुनामी होता है। ठीक है, ओशियानिक में तो एपी सेंटर जो कि फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पर एनर्जी टकराती है, अर्थ की एनर्जी रिलीज होने वाली है, तो अर्थ पे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ एपी सेंटर। तो वो अगर ओशियन के अंदर है और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का आया है अर्थक्वेक, तब जाके सुनामी होती है। तो सेकंड तो नहीं होने वाला है ऑरोरा से, सॉरी ऑरोरा बोलती हूँ, सोलर फ्लेयर से। सेकंड हटाओ, सेकंड हटाते ही अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका था। अगर आपको सुनामी के बारे में नहीं पता तो आप ये सोच सकते हो कि जो सोलर फ्लेयर होता है उससे फॉरेस्ट फायर नहीं आता, वो आग थोड़ी है, आग थोड़ी भेज रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। हाँ, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, लेकिन अगर आग आएगा भी, मतलब आग इन केस हो भी जाता है तो भी और मच ऑफ द प्लैनेट में नहीं होगा। तो फिफ्थ इज़ नॉट करेक्ट। तो फिफ्थ हटाओगे तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, बाकी तो चलो होगा ही होगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा ऑर्बिट है सैटेलाइट का, सॉफ्टवेयर रेडियो कम्युनिकेशन है एयरक्राफ्ट का, ये हो जाएगा, एंड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है, पावर ग्रिड है वो डैमेज हो सकता है, इंटेंस ऑर्डर है ऑकर हो सकता है। तो ये था। फिर अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। पूरा कि इमिशन रिडक्शन को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, इमिशन रिडक्शन प्लेज किया है कंट्रीज़ ने, उनको मॉनिटर कर रहा है। तो ये है क्या, ट्रैकर बोल रहा है, ट्रैकर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि डेटाबेस, यहाँ पे बोल रहा है कि एक विंग है, और ये बोल रहा है कि कमिटी है, ये बोल रहा है एजेंसी है। ठीक है, सब अलग अलग है, यहाँ पे पेयर से हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। बोल रहा है कि डेटाबेस क्रिएटेड बाय द कोलिशन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ने कोलिशन से बनाया है। फिर बोल रहा है कि विंग है आईपीसीसी का, और यहाँ पे कमिटी है यूएन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, एजेंसी प्रमोटेड बाई एंड फाइनेंस्ड बाई UNEP एंड वर्ल्ड बैंक। मैंने क्या बताया था कि UNEP वाला कभी भी आंसर था ही नहीं। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक, और वर्ल्ड बैंक है वो मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड करता है, लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो नहीं करता, मतलब क्लाइमेट एक्शन ये सब काम वर्ल्ड बैंक का नहीं है। ये पॉवर्टी वगैरह रिडक्शन ये सब काम करता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हो सकता है। IPCC, बट देखो IPCC ये भी क्लाइमेट चेंज बोल रहा है और कोलिशन, ओके। ट्रैकर है ये, ट्रैकर। ठीक है, तो ट्रैकर अगर नाम में है तो ये किसी का विंग तो नहीं होगा, कमिटी भी नहीं होगी, डेटाबेस हो सकता है। डेटाबेस के बेसिस पे आप ट्रैक करोगे ना, तो डेटाबेस है ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जिसके बेसिस, जिसको क्रिएट किसने किया, कोलिशन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो और ये भी पैटर्न है कि IPCC सही नहीं होता, UNFCCC भी कभी नहीं सही हुआ। और देखो बाकी तीनों में ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्यों ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑड वन आउट से भी हो सकता है। तो 3-4 अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट है, 5 का 3 है ना। जब जो इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन है या अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन है उसमें तो ये अच्छे से लगता ही है ना। अब देख लेते हैं, 5 के पास सही नहीं होंगे ये तो पता ही है, ऐसे इतना टेक्निकल क्वेश्चन में। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट derives क्लाइमेट एक्शन बाई बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स them। क्लाइमेट ग्रुप है ये, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO है, ड्राइव करता है, ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाई बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स them। ठीक है, अच्छा बात कर रहा है, कुछ एक्सट्रीम भी नहीं है। फिर IEA, International Energy Agency, is a partnership with the Climate Group, launched a global initiative EP100। बोल रहा है कि IEA ने पार्टनरशिप किया क्लाइमेट ग्रुप के साथ और EP100 लॉन्च किया है। ठीक है, अभी नहीं पता 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसके साथ मिल किया भी है या नहीं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, EP100 ब्रिंग्स टुगेदर leading companies committed to the driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals। तो ये तो बस इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि EP100 है क्या, तो हमेशा डिस्क्रिप्शन सही होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि EP100 साथ में लेके आता है जो भी लीडिंग कंपनीज है, और वो सब क्या करते हैं, इनोवेशन वगैरह करते हैं
नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100। हाँ, तो सम इंडियन कंपनीज ना कोई एक कंपनी भी अगर मेंबर होगी तो सही होगा, तो 4 तो करेक्ट होना ही होना है, तो ये तो होगा ही होगा। फिर देख लेते हैं, IEA इज़ अ सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोलिशन। अब इसके बारे में हमको नहीं पता, तो 3rd और 4th तो सही होना ही चाहिए, तो यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसका मतलब क्या, 1, 3rd एंड 4 करेक्ट है, तो ये एंड ये गलत है, ठीक है। तो यस, क्लाइमेट ग्रुप है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, नेटवर्क कैन रन करती है उनको। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज द किडनीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अबोव स्टेटमेंट। तो बोल रहा है कि अगर जो रेन फॉरेस्ट है एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लंग्स है अर्थ का, ठीक है, तो श्योरली जो वेटलैंड है वो फंक्शन कर रहे हैं एज अ किडनी। तो जो रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अर्थ का लंग है, लंग क्या करता है, जो भी पॉल्यूटेड वाला एयर वगैरह है उसको साफ करता है ना, ये सब मतलब कि रोक देता है। और किडनी क्या करता है, जो भी मतलब ऑप्शन देखिए पता चलेगा, ये तो किडनी का तो ये तो पता है हमको कि जो भी टॉक्सिक्स होते हैं ब्लड में एंड यूरिन में उनको क्लीन करता है ना, कुछ ऐसे ही है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द वाटर साइकिल इन द वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, फिल्टर। फिर एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश क्रस्टेशियंस मोलस्क्स बर्ड्स रेप्टाइल्स मैमल्स थ्राइव, ये भी कुछ नहीं बता रहा ऐसा कुछ, फिल्टर का काम। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, ये भी नहीं। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, यस। यहाँ पर देखो फिल्टर कर रहा है ना, हैवी मेटल न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्वेटिक प्लांट्स, तो क्या हो रहा है, किडनी का काम कर रहा है ना, फिल्टर कर रहा है, तो यस डी इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालॉजी ड्रॉ करना आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर चूज करना है। 24 आवर मीन है PM 2.5 का, नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। एनुअल मीन है PM 2.5 का, नॉट एक्सीड, पता नहीं, डेटा भी है, दो डेटा है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, नहीं पता अपने को, अभी इसको डाउटफुल रखते हैं, ठीक है। फिर इन अ ईयर द हाइएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इनक्लेमेंट वेदर। इनक्लेमेंट वेदर बोल रहा है मतलब प्रतिकूल, और अगर हमको ये चीज़ पता होगी कि इनक्लेमेंट वेदर किसको बोलते हैं, तो इनक्लेमेंट वेदर में क्या होता है, रेन हो रही होगी या फिर ऐसे विंड ब्लो हो रही होगी, तो उस केस में ओजोन पॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा, बोल रहा है। नहीं भाई, जब स्टैग्नेंट वेदर होती है तब ज़्यादा ओजोन होता है पॉल्यूशन, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो पूरे क्वेश्चन में PM10 एंड PM 2.5 के बारे में ही पूछा है, तो आपको क्या लगता है कि पेनिट्रेट कौन ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा छोटा होगा, तो ज़रूर यहाँ पर से PM 2.5 था होगा, उसको UPSC ने गड़बड़ किया, तो 3rd तो इनकरेक्ट है ही, इसको हटाओ इसको हटाओ। अब इसमें देख लेते हैं, एक्सेसिव ओजोन अगर हुआ एयर में तो ट्रिगर कर सकता है अस्थमा, तो 4th एकदम जनरल स्टेटमेंट है, 4th तो करेक्ट होना ही चाहिए, तो 4 4 4 ये वाला हट गया सब, हाँ ये वाला बचा है ना, तो दिस इज दी आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट भी करेक्ट था, ठीक है। तो डेटा देखते ही काट नहीं देना है, बाकी स्टेटमेंट भी देखना, उसके बेसिस पे डिसाइड करना। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द कुच्ची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ फंगस, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना अपने को। बोल रहा है कि ये फंगस है, अभी नहीं पता हमको, डाउटफुल है, ठीक है, क्या पता फंगस नहीं बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, सम बोल रहा है थोड़ा डाइल्यूटेड है, अब पता नहीं कि हिमालय है या वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं पता। इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स, तो ये तो सही होना ही पड़ेगा, हिमालय बोल दिया तो इधर भी हिमालय है ना, तो ये तो इस पर डाउट नहीं कर सकते, तो ये सही होना ही होगा। इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कमर्शियली कल्टिवेट होता है हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो ये तो नहीं बोल सकते कि कमर्शियली कल्टिवेट होता है या नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमको पता चल जाता ना कि कमर्शियली अगर ये कल्टिवेट होता, तो जैसे टी कॉफ़ी ये सब पता रहता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले, तो इनके बारे में पता होता अगर ये कमर्शियली कल्टिवेट होता तो। और ये फंगस है ये तो पता चल ही गया फिर तो, क्योंकि ये ग्रो हो रहा है बोल रहा था, फंगस ग्रो हो रहा होगा हिमालयन फुट हिल्स में,
तो तीनों के तीनों सही नहीं होंगे, ऐसा वाला ऑप्शन है भी नहीं, सेकंड होना ही चाहिए सही, तो ये हो गया। अब 1 और 3 में से चूज़ करना है, तो फंगस है, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी सही होने की, रादर की हिमालयन फुटहिल्स, वो भी नॉर्थ ईस्ट, तो इधर 2-3 डेटा है, इधर 2-3 फैक्ट है, तो 1 ज़्यादा ईजी करेक्ट होना, तो 1 और 2 विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू दी पॉलीएथिलीन टेराप्थेलेट द यूज़ ऑफ विच इज़ सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कि उसके बारे में बताना अपने को करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, क्या के बारे में, पॉलीथीन टेराप्थेलेट, ठीक है। It's a fiber can be blended with the wool and cotton fiber to reinforce their properties. अगेन वही मैंने बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी हो वाइट सोचना है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद दिस हाँ किया जा सकता, अभी नहीं तो फ्यूचर में किया जा सकता, ठीक है। फिर सेकेंड बोल रहा है, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्या उसमें हमें ऐसा एसिड रख दो पूरा जल जाएगा, तो बहुत डेंजरस एसिड्स भी होते हैं ना, तो नहीं, ऐसे कंटेनर में मतलब ऐसा बनाएंगे कि कोई भी बेवरेज एसिड का अल्कोहलिक बेवरेज है वो कंटेन कर सकता है, तो नहीं, सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड हटाओ, अब 3 और 4 में डिसाइड करना। तो बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, हाँ रिसाइकल कर सकते हैं। फिर फोर्थ से बोल रहा है, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी ईजिली डिस्पोज ऑफ द इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अगर आप इंसिनरेशन कर रहे थे इधर तो बर्न करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस ये सब तो रिलीज होगी ही होगी, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि कोई कुछ भी रिलीज नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के बारे में हम एनसीईआरटी में पढ़ते भी है, कौन सा करेक्ट है बोल रहा है, तो हम क्या पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में, कि लेग्यूमिनस होते हैं प्लांट्स, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, है ना। तो इनमें से अगर कुछ के बारे में नहीं भी सुना है, चिक पी के बारे में नहीं भी सुना है, तो भी देखो पी दैट इज़ लेग्यूमिनस, है ना, तो थर्ड तो होना ही चाहिए आंसर में, तो ये देखो ये तो कट गया, ठीक है। 1, 3 दोनों में कॉमन है, तो सही होना ही होगा। 4 और 5, 6, तो 4 के बारे में नहीं पता, 5, 6 के बारे में भी नहीं पता, बट स्पिनच पालक को कभी सुना है, हम तो खाते ही हैं ना पालक, इसके बारे में कभी सुना है कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, अगर करता होता तो ज़रूर से पता होता, तो इसको काटो, और 4 विल बी करेक्ट। और वैसे भी 2 करेक्ट होना और 1 करेक्ट होने में एक वाला करेक्ट होना ज़्यादा ईजी है ना, और इसमें तो हमको ऑलरेडी डाउट है, तो हम इसको काट देंगे, लोअर वाले को ले लेंगे, तो 1, 3rd and 4th will be the correct answer. Then next question, bio-rock technology is talked about in which one of the following situation? bio-rock technology, bio मतलब कि कुछ हो रहा होगा, rock technology रॉक बन रहा होगा। restoration of damaged coral reef, कोरल रीफ हमेशा से ही यूपीएससी का भी कंसर्न रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण भी कोरल रीफ को बहुत इंटरनेशनल अटेंशन है, तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ये हो रहा होगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग द प्लांट रेसिड्यू से बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं बोल रहा है, नहीं भाई बिल्डिंग मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास अबंडेंट है, हमको इतनी नीड है नहीं, तो ये ग्लोबल कंसर्न भी नहीं है, तो इसका फोकस इस पर तो नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज फॉर द एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल गैस तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं, वो भी एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नहीं। फिर प्रोवाइडिंग सॉल्ट लीक्स फॉर दी, तो ये बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग सॉल्ट लीक्स फॉर दी वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में सॉल्ट लीक फॉर दी, ये पता नहीं क्या ही बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें हमने क्या किया, हमको नहीं पता था क्या होगा, बट क्योंकि यूपीएससी का फोकस कोरल के बारे में था, कोरल के बारे में यूपीएससी ने और भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि थीम बेस्ड है, क्योंकि यूपीएससी पूछते रहता है कोरल पे, तो यही होना चाहिए। फिर अगला क्या बोल रहा है, और क्योंकि बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा होगा बायो-रॉक टेक्नोलॉजी में। फिर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज़ मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर दी, मियावाकी मेथड क्या है, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, वो भी एरिड सेमी एरिड में नहीं भाई। डेवलपमेंट ऑफ द गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, नहीं ये भी नहीं, गार्डन का क्यों डेवलपमेंट करेंगे, वो भी जीएम फ्लोरा से। क्रिएशन ऑफ द मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज, यस अर्बन एरिया में ही फॉरेस्ट की कमी रहती है, हीट आइलैंड इफेक्ट ये सब होता रहता है, इसलिए मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे ताकि टेम्परेचर कम हो, तो यही मियावाकी मेथड है जिसको जापानीज बॉटनिस्ट मियावाकी ने डेवलप किया था। हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी, नहीं विंड एनर्जी इन द कोस्टल एरियाज नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, नेक्स्ट 50 वी विल डू टुमारो।